हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से मुझे यस या थम्स अप दे दीजिए ताकि आज एक नए चैप्टर की हम शुरुआत कर सके। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। आई होप आप लोगों ने 4 दिन क्लास नहीं थी बट बॉटनी को नहीं छोड़ा होगा। प्लांट किंगडम कितने लोगों ने रिवाइज कर लिया? सबने रिवाइज करा। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, हमने पूरा एक चार्ट बना लिया था लास्ट में। यस यस, वेट इज ओवर। यस, चलो ग्रेट। आइए शुरू करते हैं। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एक ऐसा चैप्टर है जिससे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को डर लगता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है यार इसमें रटने का बहुत है। आई प्रॉमिस ये आपका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर्स हो जाएगा, वैसा वादा जैसा मैंने आपसे प्लांट किंगडम में भी किया था। तो आइए स्टूडेंट्स, एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करने के पहले आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। तो पूरे जोश के साथ मेरे नादान परिंदों आ जाओ, एक बार नारा लगाते हैं, बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नीट में बात करूं, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 तक क्वेश्चंस इससे आए हुए हैं, यानी 3 to 5 एमसीक्यूज। और मैं वापस बोल रही हूं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स के गलत हो सकते हैं पर आपका गलत नहीं होगा, यानी सडनली आपका दूसरों से एज हो जाएगा, मार्क्स बढ़ जाएंगे। पूरी पॉजिटिविटी के साथ पढ़ना है। बहुत मजेदार मजेदार टिप्स बताऊंगी आपको, जगह जगह पर ट्रिक्स बताऊंगी। आज मैं भी उनसे ही याद रखती हूं, आज तक बहुत हेल्प करेंगे, मेरा वादा है आपसे। बस आप रेगुलर क्लास अटेंड करिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा, जल्दी से मुझे थम्स अप या यस देके बताओ, प्लांट किंगडम कितने स्टूडेंट्स को मजे आ गए, अच्छे से समझ भी आ गया, लर्न भी किया, रिवाइज भी किया, बड़ी अच्छे से कॉन्फिडेंस आ गया है। प्लांट किंगडम पढ़ना छोड़ना मत, अभी रिवाइज करना। कम से कम 1 हफ्ते तक प्लांट किंगडम साथ में रिवाइज करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। प्लांट किंगडम सब लोग रिवाइज करते रहेंगे, कम से कम 1 वीक तक सबको प्लांट किंगडम रिवाइज करते रहना है। बीच बीच में ऑल्टरनेट डे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को भी रिवाइज करना है। ग्रेट ग्रेट, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इतने सारे थम्स अप देखकर मैंने आपसे क्या कहा है स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बोला है कि प्लांट किंगडम आप लोगों को डेली रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करना है। वो चार्ट रिवाइज कर लो, एल्गी की जो टेबल बनवाई है वो रिवाइज कर लो, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म की पूरी फ्लो चार्ट के फॉर्म में लाइफ साइकिल बनवाई है, उसे रिवाइज कर लो। और अब आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 3 दिन ऑल्टरनेट डे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे रिवाइज करना है, थोड़ा थोड़ा। एक दिन प्रोटिस्टा ले लिया, एक दिन मोनेरा ले लिया, 2 दिन फंजाई ले लिया, बट ये करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सब लोग तैयार हो, करोगे? जैसा जैसा मैं गाइड करती जाऊंगी, रिवीजन साइमल्टेनियसली करते हुए जाना है हमें। आ जाओ, कहानी को शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले ये समझो हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। देखो चैप्टर का नाम क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन है? जिनमें फूल आते हैं। वो कौन से हैं? अब हम जानते हैं, एंजियोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जिनमें फूल आते हैं, यानी एंजियोस्पर्म्स। और हम उनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहर से जो दिखाई देता है। जैसे आपको मेरी आंख, नाक, मुंह, कान, हाथ, पैर बाहर से दिख रहे हैं, ये मेरी मॉर्फोलॉजी है। पर मेरी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, लिवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टीन है, ईसोफेगस है, वो आपको दिख नहीं रहा, वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो एनाटॉमी कहलाता है। तो इस चैप्टर में हम बाहर से पेड़ में जो दिखता है, क्या दिखता है? रूट। अब आप कहोगे मैम रूट तो दिखती नहीं है। दिखती तो है, आप मिट्टी में से उखाड़ के देखोगे तो दिख जाएगी। स्टेम, फ्लावर, फ्रूट और लीव्स, ये हमें बाहर से ही दिख जाते हैं। अगला चैप्टर होगा फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटॉमी। तब हम इनके अंदर देखेंगे कि इन ऑर्गन के अंदर टिश्यूज कौन से हैं। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है, लिखिए मेरे साथ, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बाहर से जो कुछ भी हमें दिखता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। यानी हम इस चैप्टर में उन पार्ट्स को पढ़ेंगे जो एक एंजियोस्पर्म में हमें बाहर से देखने पे दिखाई देते हैं। अब सारे एनसीईआरटी की लाइंस टिप्स पर करवा रही हूं मैं, कहीं भी बाहर नहीं जाने वाली एनसीईआरटी से यहां पे। अब एनसीईआरटी कहती है कि जितने भी एंजियोस्पर्म्स है, ऑल एंजियोस्पर्म्स, क्या वो सब दिखने में एक से हैं? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। बिल्कुल नहीं। इसमें वोल्फिया भी आता है, छुटकू सा, मैंने बताया था, चावल बिल्कुल ऐसे दाने के बराबर।
इसमें ऊंचे ऊंचे यूकेलिप्टस भी आते हैं, इसमें आम का पेड़ भी आता है, बरगद का पेड़ भी आता है, पीपल का पेड़ भी आता है, गेहूं, चावल, गन्ना वो भी आता है। सबकी पत्तियां, रूट, स्टेम सब अलग अलग दिखने में होती हैं। यानी जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें लार्ज भिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है दिखाने में। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बाहर से देखने पे अलग अलग एंजियोस्पर्म्स अलग अलग दिखाई देते हैं, तो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी, भिन्नताएं हैं। लेकिन फिर भी हर एंजियोस्पर्म में रूट मिलेगी, स्टेम मिलेगी, लीफ मिलेगी, फ्लावर मिलेगा, फ्रूट बनेगा, ये सब में होगा। भिन्न है, दिखने में अलग अलग हो सकता है, पर होगा ये 5 चीजें सब में। सो but all have roots, stem, leaf, flower, और फ्लावर में जो ओवरी है उससे बनता है फ्रूट। ये सब में होगा। इस चैप्टर में हम सीड भी पढ़ेंगे जो फ्रूट के अंदर है, डायरेक्ट ऐसे आंखों से तो नहीं दिखाई देती, बट उसके अंदर है। ठीक है, डन। चलिए अब, हाँ, जिन्होंने प्लांट किंगडम नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, ये चैप्टर समझ में आएगा, बिल्कुल इंटर रिलेटेड नहीं है, डोंट वरी। अब जब हम एक पेड़ बनाते हैं, देखो क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो मैंने एक बीज बोया, ये सपोज एक सीड है, ये एक सीड है, ये हम मिट्टी में डालते हैं तो पेड़ निकल कर आता है। क्यों? क्योंकि सीड के अंदर एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो। हमने जिम्नोस्पर्म में भी पढ़ा था, सीड के अंदर एम्ब्रियो डेवलप होता है। अब इस एम्ब्रियो में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे और ऐसे, इसे बोलते हैं रेडिकल। ये मैं धीरे धीरे सब पढ़ाऊंगी आगे, रेडिकल, और इसे बोलते हैं प्लिम्यूल। तो सीड के अंदर है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में ये 2 पार्ट्स है, सेल्स के बने हुए, कुछ नहीं, सेल्स हैं। ये वाले जो सेल्स हैं ये मल्टीप्लाई करेंगे, वही माइटोसिस से डिवाइड कर करके, और यही रूट सिस्टम बना देंगे, पूरी रूट्स बना देंगे, रूट सिस्टम। तो आर से रेडिकल, आर से रूट सिस्टम, बहुत आसान है, यही डिवाइड कर करके रूट बना देंगे। रूट मिट्टी के अंदर होगी, हालांकि ऊपर भी आती है कुछ कुछ रूट्स, मैं दिखाऊंगी सिखाऊंगी। यानी दिस इज अंडरग्राउंड पोर्शन, ग्राउंड के अंदर वाला पोर्शन है, अंडरग्राउंड पोर्शन को रूट सिस्टम कहते हैं। हम अभी सब सीखेंगे, धीरे धीरे सब सीखेंगे। और प्लिम्यूल के जो सेल्स हैं वो कहेंगे हमें तो सूरज के दर्शन करने हैं, हमें तो धूप देखनी है, हमें तो ये दुनिया देखनी है, हम मिट्टी के अंधेरों में नहीं रहेंगे। तो ये पूरा शूट सिस्टम डेवलप करेंगे। शूट सिस्टम का क्या मतलब है? जो कुछ भी पृथ्वी के, मिट्टी के ऊपर है, पोर्शन अबव सॉइल, अबव सॉइल। अब मिट्टी के ऊपर क्या क्या है भाई? मिट्टी के ऊपर केवल स्टेम नहीं है, तो शूट सिस्टम में स्टेम भी आ जाएगा, फिर पत्तियां भी लगी हुई हैं, लीव्स आ जाएंगी, फ्लावर आ जाएंगे, फूल लगे हैं, और फूल से फ्रूट बनेगा। ये सब कुछ शूट सिस्टम में आएगा। तो रूट सिस्टम रेडिकल से बनेगा, शूट सिस्टम प्लिम्यूल से बनेगा। रूट सिस्टम मिट्टी के अंदर है और शूट सिस्टम मिट्टी के ऊपर। ये बहुत बेसिक्स है, बहुत बेसिक्स है, ये तो सब हमें आता ही है। चलो अब एनसीईआरटी ओपन करो सब, एनसीईआरटी का ये डायग्राम देखते हैं। अभी धीरे धीरे पढ़ाऊंगी मैं, सब धीरे धीरे बताऊंगी। ये मिट्टी है, मान लो यहां मिट्टी का लेवल है, ग्राउंड है, तो मिट्टी के नीचे है रूट सिस्टम, और जो कुछ भी ऊपर है वो है शूट सिस्टम। इसमें ये जो तना है, ये मेन, ये हो गई स्टेम, ये हो गई स्टेम। मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स, स्टेम पे एक एरिया होता है जिन्हें नोड्स बोलते हैं। आपने ऐसे देखा होगा ना, जैसे ये स्टेम है तो ऐसा दिखता है, ये इन्हें नोड्स बोलते हैं। यही डिवाइड कर करके और फिर लीव्स बनाते हैं। हम आगे सब धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये जो चीज, ये जो जगह है जहां से पत्ती निकल रही है, जहां से लीफ निकल रही है, ये जो जगह है इन्हें नोड बोलते हैं। ये रहा एक नोड, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है। 2 नोड के बीच में होता है इंटरनोड। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, हमने टेरिडोफाइट्स में किस पेड़ में नोड और इंटरनोड पढ़े थे? टेरिडोफाइट्स में जल्दी से बताओ। चल,
तो शूट सिस्टम में स्टेम है, स्टेम पर नोड्स हैं और नोड, दो नोड के बीच में इंटरनोड है। जहां भी नोड होता है वहां से लीफ निकलती है। तो जैसे ये एक पत्ती है, ये एक लीफ है, ठीक है, ये एक पत्ती निकल गई, ये लीफ हो गई। तो स्टेम हो गया, स्टेम पे नोड एंड इंटरनोड हो गए और नोड पे से लीव्स हो गई। इसके बाद ये सपोज एक फूल लगा, फ्लावर लगा, जब सीजन आया तो फूल लगे, तो फ्लावर भी शूट सिस्टम में मिलेगा। और इसी फ्लावर में, बहुत बढ़िया, इक्विसिटम, वेरी गुड, हॉर्स टेल इक्विसिटम में नोड इंटरनोड पड़े थे, बहुत बढ़िया। और इसी फ्लावर की जो ओवरी है उससे भविष्य में फ्रूट बनेगा। ये मान लो फ्रूट है, ये मान लो फ्रूट है। तो स्टेम, उस पर नोड इंटरनोड, लीफ, फ्रूट और फ्लावर, ये सब शूट सिस्टम का पार्ट है। अब कलियां देखो कहां होती है, ये मैं अभी समझाऊंगी। ये कली है, बड, कली, हम इस पर अभी आएंगे, इस पर अभी हम आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। ये चीजें भी अभी मैं बताऊंगी, ये बात अभी मैंने नहीं बताई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट पढ़ेंगे, स्टेम पढ़ेंगे, लीफ पढ़ेंगे, फ्लावर पढ़ेंगे, फ्रूट पढ़ेंगे, सीड पढ़ेंगे, 4 फैमिलीज पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म। कितना इजी है, मजे आ गए, कुछ भी नहीं करना। रूट पढ़ना है, स्टेम पढ़ना है, लीफ पढ़ना है, फ्लावर पढ़ना है, फ्रूट पढ़ना है, सीड पढ़ना है, 4 फैमिलीज पढ़ना है, चैप्टर खत्म। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, रूट, द रूट लिखिए, द रूट। रूट जो है वो कैसी होती है, ध्यान से समझो। रूट अंडरग्राउंड पार्ट है। रूट को धूप से बहुत चिढ़ है, नहीं मैं काली हो जाऊंगी, मैं धूप में जाऊंगी तो मैं काली हो जाऊंगी, मेरी स्किन डार्क हो जाएगी, मेरी टैनिंग हो जाएगी, मेरा पिगमेंटेशन हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे धूप में नहीं जाना है। तो रूट कैसी होती है, रूट मिट्टी की तरफ जा रही है, नीचे, धूप की तरफ नहीं जा रही है। तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखिए रूट में, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मोस्टली मिट्टी की तरफ जा रही है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राउंड की तरफ जा रही है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, और धूप की तरफ नहीं जा रही है, यानी नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। नादान परिंदों, ट्रॉपिक का मतलब होता है मूवमेंट, सन की तरफ, फोटो मतलब सन, सन की तरफ मूवमेंट नहीं होता है। अब एनसीईआरटी ने बड़ा ब्यूटीफुली ये शब्द लिख दिया है, मोस्टली, इस पे ध्यान रखना है। ऑलवेज कर देंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ रूट्स में आज पढ़ाऊंगी जो मिट्टी को चीर कर और धूप की तरफ बढ़ती है। हम धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, जल्दी से इतना लिखो, हम सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब रूट कैसी होनी चाहिए, ग्रीन या नॉन ग्रीन, सोचो भाई। रूट को फोटोसिंथेसिस तो करना नहीं है, फोटोसिंथेसिस तो पत्तियां करेंगी जिन्हें धूप मिलेगी, इन्हें तो धूप से चिढ़ है, ये तो बोलती है मैं तो, मेरी तो टैनिंग हो जाएगी, मैं तो काली हो जाऊंगी, ये तो धूप की तरफ जाती नहीं है। जब धूप की तरफ नहीं जाएंगी तो फोटोसिंथेसिस क्या खाक होगा, सनलाइट तो मिलेगी नहीं, यानी कैसी होगी ये, नॉन ग्रीन, हरी नहीं होती, नॉन ग्रीन बोलो, या फोटोसिंथेटिक नहीं है, नॉन फोटोसिंथेटिक। अब देखो एनसीईआरटी ने यहां भी मोस्टली लिख दिया है, ऑलवेज नहीं। कुछ रूट्स होती हैं, जैसे सिंघाड़ा होता है एक पानी में मिलने वाला, ट्रापा, टीनोस्पोरा, वो ग्रीन रूट्स हो जाती हैं, रूट्स वहां पे फोटोसिंथेसिस करती हैं, पर अपन नहीं लिखेंगे। अब रूट्स में कभी भी नोड्स नहीं मिलेंगे, इंटरनोड्स नहीं मिलेंगे। ध्यान रखो, नोड और इंटरनोड अगर दिख रहा है मतलब वो स्टेम है। तो रूट पे कभी भी ना तो पत्तियां मिलेंगी, ना फूल मिलेंगे रूट पर, ना नोड मिलेंगे, ना इंटरनोड मिलेंगे, ये सब कभी नहीं मिलते, ये कभी नहीं मिलते, एब्सेंट, ऑलवेज एब्सेंट, कभी नहीं मिलेंगे। नोड, इंटरनोड, पत्तियां, फ्लावर, ये कभी नहीं मिलते। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। अब वैसे इसकी जरूरत नहीं है, चलो आप बोल रहे हो मैं लिख देती हूं, पूछते नहीं है। ट्रापा और टीनोस्पोरा, इनकी ग्रीन रूट्स होती हैं, ग्रीन फोटोसिंथेटिक रूट्स होती हैं। आपसे नहीं पूछेंगे स्टूडेंट्स, मत याद करना, ठीक है। अब एक बड़ी मजेदार चीज पढ़ा रही हूं, फुल कंसंट्रेशन से सुनिएगा। देखो, सपोज करो ये एक पेड़ है, ठीक है, ये मान लो रूट्स है, ये रूट्स है, मान लो ये रूट्स है, ये नोड है, ये नोड्स है। ध्यान से देखना सब लोग, ये नोड पर एक पत्ती लगी हुई है, इधर भी नोड पर एक पत्ती लगी हुई है, नीचे रूट सिस्टम है, ऊपर शूट सिस्टम है।
अब समझो, जब इसकी लंबाई बढ़नी है, पेड़ की लंबाई जिंदगी भर बढ़नी है, यानी डिवाइडिंग सेल्स होने चाहिए टिप पर, यहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होने चाहिए जो जिंदगी भर डिवाइड करें, और जैसे जैसे वो डिवाइड करते जाएंगे नए नए सेल्स बनते जाएंगे और ये लंबा होता जाएगा, पेड़ की हाइट बढ़ती जाएगी। इसे बोलते हैं अपाइकल बड। एपेक्स पर है ना, टॉप पे, तो इसे बोलते हैं अपाइकल बड। बड का मतलब क्या होता है बेटा, समझ लो। बड का मतलब होता है कली। कली मतलब इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो डिवाइड करके फिर स्पेशलाइज होके या तो यहां पे फ्लावर बना देंगे या स्टेम की लंबाई को बढ़ाते रहेंगे। पूरी संभावना है डिवाइड करके फिर स्पेशलाइज होने की। इसी तरह ये नोड है, ये नोड है, ये लीफ लगी हुई है, ये स्टेम है। ये जो एंगल बनता है ना, एंगल, इसे एक्सिल बोलते हैं। इस एंगल को एक्सिल बोलते हैं। ये स्टेम है, ये पत्ती लगी है, इस एंगल को एक्सिल बोलते हैं। यहां पर भी एक कली रहती है, ये रही एक कली, ये रही एक कली। ये एक्सिल पोजीशन पर है तो इन्हें एक्सिलरी बड बोलते हैं। एक्सिल पर है ना, एक्सिलरी बड। ये भी बड है, यानी ये भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, डिवाइडिंग सेल्स हैं। यही बड आगे जाकर या तो एक ब्रांच बना देगी या एक फ्लावर बना देगी। तो यही बड भविष्य में या तो ब्रांच बना देती है या फूल बना देती है, फ्लावर बना देती है। इसी के सेल्स डिवाइड कर करके ये ब्रांचिंग कर देंगे या यहां पर फूल बन जाएगा, जो भी, कुछ भी एक। ठीक है, ये जो बड्स हैं, अपाइकल बड और एक्सिलरी बड, अपाइकल को टर्मिनल बड भी बोल सकते हो, एंड पर है एकदम, टर्मिनल बड। तो अपाइकल बड से पेड़ की लंबाई बढ़ती है या टॉप पे फूल लगता है, और एक्सिलरी बड से ब्रांचिंग होती है, पेड़ फैलता है। ये दोनों बड हमेशा स्टेम पे मिलेंगी, हमेशा हमेशा। तो नोड, इंटरनोड, अपाइकल बड, एक्सिलरी बड, ये सब हमेशा स्टेम पे मिलता है। बेसिक्स पढ़ा रही हूं। अब कभी कभी हो सकता है इन दो जगह के अलावा भी बड मिले, इनके अलावा बड मिले तो उसे कहेंगे एडवेंटिशियस बड। तो तीसरी बड होती है, प्लीज लिखिए ध्यान से, एडवेंटिशियस बड। एडवेंटिशियस बड का मतलब है इन दो जगह के अलावा अगर कभी भी बड मिल रही है, कोई एडिशनल जगह पर, एडिशनल, ये तो नॉर्मल जगह है, इनके अलावा अगर कहीं भी मिले। जैसे अगर रूट पे बड मिली, रूट पे नोड कभी नहीं मिलेगा, इंटरनोड कभी नहीं मिलेगा, पत्ती कभी नहीं बनेगी, फूल कभी नहीं होगा, पर रूट पे बड मिल सकती है। अगर रूट पे बड है तो उसे रेडिकल बड कहते हैं, रेडिकल बड। रेडिकल मतलब बड ऑन रूट, बड ऑन रूट। और अगर बड होगी तो वहां से एक नया पेड़ बन सकता है, जैसे स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। शकरकंदी की जो जड़ होती है उसमें बड होती है, कली होती है, उससे नया पेड़ बन सकता है। सो रेडिकल बड का एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस बड, क्योंकि ये इन दो के अलावा है। तो इससे नया पेड़ बन सकता है, जड़ से, रूट से नया पेड़ बन सकता है। इसी तरह एक ब्रायोफिलम का पत्ता आता है, ऐसा ऐसा पत्ता होता है, देखो ये पत्ता है, मैं पढ़ाऊंगी आगे भी। ये लीव है मान लो। तो इस पत्ते की ये जो मार्जिन्स हैं, ये मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स ऑफ लीफ, इस पर ये गड्ढे हैं, ये देखो गड्ढे, ये इन गड्ढों को बोलते हैं नॉचेस, नॉचेस इन मार्जिन्स ऑफ लीफ, नॉचेस इन मार्जिन्स ऑफ लीफ, दीज आर द नॉचेस। ये गड्ढा है, ये गड्ढा है, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये गड्ढा है। यहां पे भी कलियां मिलती हैं, ये रही कली, ये रही कली, ये रही कली। ये पत्ती पर बड है, पत्ती के लिए फोलियर वर्ड यूज करते हैं, तो इसे फोलियर बड बोलते हैं, फोलियर बड, यानी बड ऑन लीव, पत्ती के ऊपर बड है,
लीफ के ऊपर। ऐसा ब्रायोफिलम नाम के पेड़ में होता है, ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम की जो लीफ है, पत्ती, उसकी जो मार्जिन्स हैं, उसमें जो गड्ढे हैं, नॉचेस, एक एक शब्द एनसीईआरटी का पढ़ा रही हूं, वहां पर बड्स है। यानी ब्रायोफिलम के पत्ते से नया पेड़ बन सकता है, ब्रायोफिलम के पत्ते से नया पेड़ बन सकता है। तो अगर कभी भी कहीं से नया पेड़ बनना है तो शर्त क्या है कि वहां पर कली होनी चाहिए, वहां पर बड होनी चाहिए। अगर रूट में बड होगी तो रूट से नया पेड़ बन जाएगा, जैसे स्वीट पोटैटो शकरकंदी में होता है। अगर पत्ते पे बड होगी तो पत्ते से नया पेड़ बन जाएगा, जैसा ब्रायोफिलम में होता है। और नॉर्मल पेड़ों में स्टेम पर ही बड होती है। तो लीफ पे, रूट पे कैसी बड्स होती हैं? एडवेंटिशियस बड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रूट पे एडवेंटिशियस बड्स मे बी प्रेजेंट। अपाइकल बड कभी नहीं होगी, एक्सिलरी बड कभी नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेम पर मिलती हैं। बट एडवेंटिशियस बड्स मे बी प्रेजेंट। ये बात यहां नहीं लिखी एनसीईआरटी में, बट ये आगे काम आती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल हो जाएगा स्वीट पोटैटो की जड़ में ऐसा होता है, स्वीट पोटैटो। तो बहुत इजी हो गया मेरे नादान परिंदों। मोस्टली पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। कुछ उल्टा जाएंगे, हम देखेंगे, सीखेंगे। मोस्टली नॉन ग्रीन, नॉन फोटोसिंथेटिक। लीव्स कभी नहीं होंगी, फ्लावर कभी नहीं मिलेगा, नोड इंटरनोड कभी नहीं मिलेंगे। बड मिल सकती है, उसे एडवेंटिशियस बड कहेंगे या रेडिकल बड। इट इज अ काइंड ऑफ एडवेंटिशियस बड, जैसे स्वीट पोटैटो। अच्छे से समझ में आ गया? लिख लिया? चलो अब लिखते हैं रूट के फंक्शंस क्या है। तो हेडिंग डालिए फंक्शंस ऑफ रूट, मेन फंक्शंस ऑफ रूट, ऐसा लिखो, मेन फंक्शंस ऑफ रूट। नहीं नहीं नहीं, ब्रायोफाइट नहीं, ब्रायोफिलम। एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट है, फूल वाला पेड़ है। चलो मेन फंक्शंस, इसकी मैंने एक ट्रिक बना दी है, बहुत आसान है। रागा, रागा एक स्कूल है जहां म्यूजिक सिखाते हैं, राग सिखाते हैं, राग। इंग्लिश में ए लगा देते हैं ना, जैसे कृष्ण को कृष्णा, राम को रामा, तो राग को रागा। चलो आ जाओ। नाउ 1 2 3 4 रागा। सबसे पहले ए से, आपको पता है जड़ का मेन काम क्या होता है? पानी और मिनरल मिट्टी से एब्जॉर्ब करना। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ, ये मेन काम है रूट का, सबको आता है यार, ये तो मैं क्या बताऊं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम सॉइल। अच्छा, और क्या काम होता है जल्दी से बताओ, और क्या काम होता है? पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं, एंकर करके रखती हैं, ताकि मिट्टी बहे नहीं, सॉइल इरोजन ना हो, वरना पेड़ उखड़ जाएगा। सो एंकरेज, प्रोवाइड एंकरेज, एंकरेज लिखो, प्रोवाइड एंकरेज टू प्लांट। पेड़ को बांध के रखेगी मिट्टी में, और उसके कारण से मिट्टी बहेगी नहीं। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, वरना मिट्टी बह जाएगी, पेड़ गिर जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, हो गया एंकरेज। तो रागा का 2 ए हो गए। अब जी, यहां से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी हॉर्मोन्स भी निकलते हैं, ऑक्सिन्स वगैरह रूट निकालते हैं, जिससे रूट की लंबाई बढ़ती है। तो जी से है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यहीं से बनते हैं काफी सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। फॉर्मेशन या सिंथेसिस एक ही बात है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे ऑक्सिन, ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआरस ऐसा शॉर्ट में लिख देते हैं। इसको पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे अपन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहां पर हम बात करेंगे। सो सिंथेसिस ऑफ, फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। नाउ स्टोर, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल। ये मैं सिखाऊंगी अभी सिखाऊंगी आपको अच्छे से। जैसे जो गाजर हम खाते हैं, मूली खाते हैं, शलजम खाते हैं, ये सब क्या है? ये जड़ खाते हैं हम, जड़, जड़ के अंदर खाना स्टोर हो गया। मैं अभी इसकी डिटेल में थोड़ी देर में जाऊंगी, जल्दी से लिख लो। तो रागा से याद रहेगा
रिजर्व फूड मटेरियल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड एंकरेज टू प्लांट। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से। चलो हो गया। अब आ जाओ, लिखो टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम हेडिंग डालो। बहुत इजी है, समझ लिया तो बहुत आसान है। थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स, 1, 2 एंड 3। समझो, देखो नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक लाइन खींच देती हूं ताकि हमें अच्छे से जगह मिल जाएगी। एक लाइन में इधर खींच देती हूं, ठीक है। चलिए समझो, बहुत इजी है। सपोज करो मैंने एक बीज बोया, इस बीज के अंदर ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में रेडिकल है, प्लीम्यूल है, और इस रेडिकल से रूट बनी। तो पहली रूट जो बनती है ना, पहली रेडिकल से ही बन रही है। जैसे ये मिट्टी है, ये बीज बोया है, ये एम्ब्रियो है, ये प्लीम्यूल से तो शूट बनेगी, ये पहली बनी रेडिकल से। इसे बोलते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट, ठीक है। तो रेडिकल से जो रूट बनती है उसे बोलते हैं प्राइमरी रूट। ये पूरे समय जिंदा रहेगी, लॉन्ग लिव्ड। जब तक पेड़ है तब तक ये रूट रहती है, जो डायरेक्ट रेडिकल से बनी है, लॉन्ग लिव्ड है। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्राइमरी रूट के अंदर एक पेरीसाइकल एरिया होता है, अभी नहीं भी आता चलेगा। तो वहां से ऐसे रूट्स निकलेंगी, अब अंदर से निकल रही हैं ये रूट्स, इन्हें सेकेंडरी रूट्स बोल देंगे। फिर इनके अंदर से टर्शरी रूट्स निकल रही हैं। ऐसी तो बचपन से फोटो बनाते आए हैं अपन। तो रेडिकल से बनी प्राइमरी रूट जो लॉन्ग लिव्ड है, और प्राइमरी रूट जो है इससे सेकेंडरी टर्शरी रूट्स बन रही हैं जो लेटरली जा रही हैं। प्राइमरी रूट नीचे जा रही है, तो प्राइमरी रूट जो है ये लॉन्ग लिव्ड है, लॉन्ग लिव्ड है एंड डाउनवर्ड जाएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे जाएगी मिट्टी में। मतलब पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है, ठीक है। थोड़ा सा ठीक से लिख देती हूं मैं इसे, रुको 1 सेकेंड, थोड़ा सा ठीक से कर देते हैं। सो प्राइमरी रूट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है एंड लॉन्ग लिव्ड है, लॉन्ग लिव्ड। और इस प्राइमरी रूट से, इस प्राइमरी रूट से बहुत सारी लेटरल रूट्स निकलेंगी, बहुत सारी लेटरल रूट्स निकलेंगी। अलग अलग ऑर्डर, ऑर्डर मतलब पहले सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से टर्शरी, ऐसे। सो प्राइमरी रूट से निकलेंगी लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स, सेवरल ऑर्डर्स, यानी सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, वो सब अंदर से निकलती हैं। ये मैं आपको एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी, अंदर से सेकेंडरी, टर्शरी एक्सेट्रा। तो एक तो है प्राइमरी रूट और बाकी है ये लेटरल रूट्स। इनको मिलाकर जो ऐसी जड़ बनती है इसे टैप रूट कहते हैं, टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। किसमें पढ़ा है टैप रूट सिस्टम? बताओ प्लांट किंगडम के अंदर, जल्दी से बताओ टैप रूट सिस्टम किसमें पढ़ा है? जिम्नोस्पर्म्स में टैप रूट सिस्टम पढ़ा था और एंजियोस्पर्म्स में तो होता ही है, ठीक है। यानी प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट प्लस जितनी भी लेटरल रूट्स हैं, सेकेंडरी, टर्शरी, सारी, उन्हें टोटल मिलाकर कहते हैं टैप रूट सिस्टम। ये जो पूरा बना, मतलब ये जो बचपन से ऐसा डायग्राम बनाते हैं ना अपन, ये देखो ये प्राइमरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट्स निकली, इनसे फिर ये टर्शरी रूट निकली। इस पूरे को मिलाकर टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। प्राइमरी रूट, सारी सेकेंडरी, टर्शरी सब मिलाकर टैप रूट सिस्टम है।
तो क्या हुआ है यहां पे, रेडिकल से डायरेक्टली एक रूट निकली है, लंबी सी नीचे जा रही है, जिंदगी भर लॉन्ग लिव्ड है, और उससे लेटरल रूट्स निकल रही हैं। इस पूरे को बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। यानी मैं क्या बोल सकती हूं कि टैप रूट सिस्टम कैसे बनता है, बाय डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल। रेडिकल डायरेक्ट लंबा हो रहा है, मतलब रेडिकल के सेल्स में माइटोसिस हो रहा है, वो सेल्स नंबर में बढ़ते जा रहे हैं और वो नीचे आते जा रहे हैं। ऐसे बनता है टैप रूट सिस्टम। अब ये कहां मिलता है, आपने देखा होगा आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, अमरूद का पेड़, जितने भी डाइकॉट्स हैं, डाइकॉट्स, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स, उनमें टैप रूट सिस्टम मिलता है। मोस्ट डाइकॉट्स। अपवाद हमें नहीं पढ़ने हैं। एनसीईआरटी ने सरसों का एग्जाम्पल दिया है, यानी मस्टर्ड का। मस्टर्ड ऐसा ही पेड़ मिलता है, बचपन से अपन ऐसी जड़ बनाते आए हैं, बचपन से, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, डन। चल, अब दूसरी कंडीशन समझो। दूसरी कंडीशन समझो, कभी कभी क्या होता है, ये प्राइमरी रूट बनी, रेडिकल से बनी, पर ये थोड़े ही दिन में मर जाती है, थोड़े से दिन में ही मर जाती है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा प्राइमरी रूट बनी, वही रेडिकल से बनेगी, इज शॉर्ट लिव्ड। वहां तो लॉन्ग लिव्ड है, पूरी जिंदगी रहेगी, यहां पे शॉर्ट लिव्ड है। प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है, तो प्राइमरी रूट बनी पर मर गई। अब क्या करें, अब देखो क्या होगा। अब क्या होगा, जैसे मान लो ये पेड़ का स्टेम है, ये स्टेम है, ठीक है, प्राइमरी रूट बनी लेकिन जल्दी मर गई, तो ये जो स्टेम की बेस है, ये बेस है ना, ऊपर टिप होगी स्टेम की अपेक्स, बेस, यहां से बहुत सारी ऐसी रूट्स निकल जाती है। कभी गेहूं, चावल, गन्ना, मक्का, ऐसे पेड़ों को उखाड़ कर देखना, ऐसी धागे धागे जैसी रूट्स होती है। सो प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है एंड रिप्लेस्ड बाय, कौन रिप्लेस करेगा इसे, रिप्लेस्ड बाय बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। लार्ज नंबर ऑफ रूट्स जो कहां से ओरिजिनेट हो रही हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम, बेस ऑफ द स्टेम। तो प्राइमरी रूट भी बनी थी, यहां रेडिकल से बनी थी, पर वो जल्दी से मर गई, पेड़ बिल्कुल नन्हा सा था, तो बेस ऑफ द स्टेम से बहुत सारी रूट्स बनी, धागे धागे जैसी। धागे के लिए आप जानते हो बायो में फाइब्रस यूज करते हैं, तो इसे फाइब्रस रूट सिस्टम कह देते हैं। तो सेकेंड रूट सिस्टम है फाइब्रस रूट सिस्टम। बिल्कुल टिप्स पर हो गया, फाइब्रस रूट सिस्टम। ये देखने को मिलता है ज्यादातर मोनोकॉट्स में, मोस्ट मोनोकॉट्स। जैसे एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया हुआ है गेहूं। गेहूं देखो, आप इसे वाईफाई से भी याद रख सकते हो, वाईफाई, वाईफाई। तो फाइब्रस रूट व्हीट में, फाइब्रस रूट व्हीट में, वरना मैं एक ट्रिक तो अभी सारी बता ही दूंगी। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। अब तीसरी रूट्स में क्या होता है, उनमें रेडिकल से रूट बनती ही नहीं है। देखो यहां भी रेडिकल से प्राइमरी रूट बनी है, यहां भी रेडिकल से प्राइमरी रूट बनी है, पर यहां वो प्राइमरी रूट जिंदगी भर रही है, उससे फिर सेकेंडरी टर्शरी रूट बनी। यहां वो शॉर्ट लिव्ड है, जल्दी से मर गई, और फिर स्टेम के बेस से रूट्स बनी है। यहां पर रेडिकल से कभी रूट नहीं बनती, रेडिकल के अलावा कहीं से बनती है। ध्यान से सुनो, यहां भी रेडिकल के अलावा बन रहा है, बेस ऑफ द स्टेम से, पर पहले रेडिकल से भी बनी है, इसीलिए इसको अलग सिस्टम माना गया है। इसको अलग सिस्टम मानेंगे, रेडिकल के अलावा कहीं से बनना। सो रूट्स ओरिजिनेट, रूट्स ओरिजिनेट या अराइज, एक ही बात है, अराइज फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा कहीं से भी अगर जड़ निकलेगी, अभी बताऊंगी कैसे, अदर देन रेडिकल। क्या मैं ये बोल सकती हूं ये एडिशनल जगह से निकल रही है? जैसे अभी अभी आपको कली पढ़ाई थी मैंने, कली देखो,
मैंने क्या कहा था, मेन जगह के अलावा कहीं से भी कली निकले तो एडवेंटिशियस बड। ऐसे ही मेन जगह क्या है, रेडिकल, रेडिकल के अलावा कहीं से भी निकले तो एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स, और सिस्टम हो जाएगा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो बहुत आसान है माय डियर स्टूडेंट्स। पहले स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज होते थे, वो कहते थे यहां भी तो स्टेम के बेस से निकल रही है तो ये भी तो एडवेंटिशियस ही हुआ, क्यों इसे अलग से लिख रहे हैं, यहां भी रेडिकल से निकली, यहां भी रेडिकल से निकली, यहां लॉन्ग लिव्ड है, यहां शॉर्ट लिव्ड है, फिर भले ही बेस ऑफ द स्टेम से निकली पर एक बार तो रेडिकल से निकली है ना रूट, इसीलिए हम इसे केवल एडवेंटिशियस नहीं बोल सकते, हम इसे फाइब्रस सिस्टम बोलेंगे, एक अलग नाम दिया है। और यहां रेडिकल के अलावा कहीं से भी निकले, रेडिकल के अलावा कहीं से भी निकले, जैसे ये दोनों में मिलेगी, बोथ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। अभी आपको एग्जाम्पल देके दिखाती हूं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। डाइकॉट्स का एक एग्जाम्पल देती हूं, आपको मजे आ जाएंगे। बरगद का पेड़, बरगद का पेड़, बैनियन ट्री, बैनियन ट्री। बैनियन ट्री में क्या होता है बरगद के पेड़ में, देखो जैसे सपोज ये बरगद का पेड़ है, ठीक है, ये बरगद का पेड़ है, ये इसकी ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस हैं, तो ये डाइकॉट है तो इसमें टैप रूट तो मिलती है, यानी प्राइमरी रूट, फिर सेकेंडरी रूट, फिर टर्शरी रूट, वो तो मिलता है। ये तो टैप रूट है, बरगद के पेड़ की टैप रूट है, ये टैप रूट सिस्टम, टैप रूट्स। लेकिन बरगद में क्या होता है, उसको सपोर्ट देने के लिए, ध्यान से सुनना, सपोर्ट देने के लिए ये जो ब्रांचेस है ना, ब्रांचेस मतलब स्टेम का हिस्सा है ना, ये ब्रांचेस, स्टेम है ये, इस पे नोड्स होंगे, स्टेम है तो नोड्स होंगे, उन नोड्स पे से भी तो ऐसी, ये देखा है ना बच्चे झूले वूले भी झूलते हैं, ऐसी रूट्स निकलती हैं। ये रूट रेडिकल से नहीं निकली है, ये रूट ब्रांचेस से निकली है, प्रॉप रूट्स बोलते हैं, अभी सिखाऊंगी आपको। तो ये वाली एडवेंटिशियस रूट्स की कैटेगरी में आ जाती है। इसी तरह मोनोकॉट में अगर हम बात करें तो घास का पेड़, ग्रास, ग्रास, ये मोनोकॉट है। घास में मैं आपको बताऊंगी, घास में क्या होता है, जैसे सपोज करो ये घास का पेड़ है, अब ग्रास मोनोकॉट है तो उस पे ऐसी फाइब्रस रूट्स तो होती हैं, ऐसी फाइब्रस रूट्स मोनोकॉट की तरह, पर उसकी एक पतली सी स्टेम ऐसे जाती है, ये स्टेम है, इस पे नोड होता है, इस नोड पे कली होती है, उससे ऐसे फिर से नई रूट्स बन जाती है। तो ये रूट जो है ये रेडिकल से नहीं बनी है, ये ब्रांच ऑफ द स्टेम से बनी है, घास से। हम पढ़ेंगे इसको आगे, सब एरियल स्टेम में पढ़ाऊंगी अगली क्लास में। और इसी तरह एक पेड़ है मॉन्स्टेरा, मॉन्स्टर नहीं, मॉन्स्टेरा, दानव नहीं, दानव की मॉन्स्टेरा। इसमें भी क्या होता है, ये भी मोनोकॉट है, तो इसमें एक तो नॉर्मल रूट्स होती हैं, वही फाइब्रस रूट्स जो होती हैं ऐसी, ये पेड़ होता है, और इसके पेड़ में भी ऐसे ब्रांचेस होती हैं और उन पे नोड्स होते हैं, उनसे ऐसी हवा में रूट्स निकलती हैं, हवा में रूट्स, हैंगिंग रूट्स होती है, हैंगिंग रूट्स, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रही हूं, हैंगिंग रूट्स, तो वो भी मॉन्स्टेरा में मिलती है। यानी इसके 3 एग्जाम्पल्स हो गए, बरगद का पेड़, ग्रासेस और मॉन्स्टेरा। यहां पे हमने व्हीट पढ़ा है, वैसे गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना सब में ऐसा होता है, और यहां हमने मस्टर्ड पढ़ा है। अच्छे से टिप्स पर हो गया सबको, ज़ोस्टेरा नहीं मॉन्स्टेरा, ज़ोस्टेरा नहीं, ज़ोस्टेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हाइड्रोफिली जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, पानी के थ्रू पॉलिनेशन। सो मैंने क्या कहा, मैं क्विकली रिवाइज करती हूं। यहां पे रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो से डायरेक्ट प्राइमरी रूट निकली, वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगी, उससे सेकेंडरी टर्शरी रूट निकली, इस पूरे को मिला के टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। ये डाइकॉट्स में मिलता है, मोस्टली मस्टर्ड। यहां पे भी रेडिकल से प्राइमरी रूट निकली पर शॉर्ट लिव्ड है, रिप्लेस्ड बाय बहुत सारी रूट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, धागे धागे जैसी फाइब्रस रूट सिस्टम वाई यानी व्हीट में मिलती है। और ये रेडिकल के अलावा कहीं से भी निकले, मोनोकॉट, डाइकॉट किसी में भी मिल सकते हैं, जैसे बरगद का पेड़, बैनियन ट्री हो गया, ग्रासेस हो गया, मॉन्स्टेरा हो गया। मेरे प्यारे नादान परिंदों, ये बताओ कौन सी रूट है, ये जो जड़ निकल रही है ये किस सिस्टम का पार्ट है? ये भी तो एडवेंटिशियस रूट ही है,
क्योंकि ये भी तो रेडिकल से थोड़ी ना निकल रही है, रेडिकल से तो लेना देना ही नहीं है, पत्ती पर रूट बन रही है, ये भी एडवेंटिशियस रूट ही है। आ रहा है, बेसिक समझ में आ रहा है अच्छे से। चलो आ जाओ, आपको इसकी फोटोग्राफ्स दिखाऊं, कुछ फोटोज दिखाती हूं। देखो देखो, दिमाग में पिक्चर बनाओ। ये देखो, ये देखो, ये प्राइमरी रूट है पूरी, ये देखो, और ये सेकेंडरी रूट निकल रही है, ये सेकेंडरी रूट निकल रही है। नॉर्मली अपन पेड़ ऐसे ही तो बनाते हैं, जड़ें ऐसे ही बनाते हैं। मस्टर्ड, ये है टैप रूट सिस्टम इन मस्टर्ड। ये देखो, गेहूं, चावल, गन्ना, मक्का, कभी उखाड़ कर देखना, ये देखो कैसे बाल बाल जैसे लगे हुए हैं। ये देखो, ये पूरे बाल 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 उलझ गए सारे। ये देखो, ये जड़ें, ये देखो, ये सब जड़ें, ये क्या है? ये सारी हैं फाइब्रस रूट सिस्टम इन वीट। फाइब्रस रूट सिस्टम इन वीट, फाइब्रस रूट। ठीक है, चलिए अब ये देखो, बरगद में देखो, अंदर टैप रूट तो अलग है, ये इसकी ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस हैं, और ब्रांचेस में से ये देखो, ये रूट्स निकल रही हैं जिसपे बच्चे झूला डालते हैं, सावन में झूला झूलती हैं औरतें, ये प्रॉप रूट्स कहलाती हैं। सपोर्टिंग रूट्स में भी अभी हम इसको पढ़ेंगे, बरगद, बैनियन। और ये देखो, ये ब्रायोफिलम का पत्ता है, ये उसकी मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स में नॉचेस हैं, नॉचेस में बड हैं, वहां से ऐसे पेड़ बनेगा। एनसीईआरटी में यहां नहीं लिखा, पर ये भी क्या है? ये भी एडवेंटिशियस रूट है। रेडिकल के अलावा जहां से भी निकले एडवेंटिशियस रूट है। और दिखाती हूं आपको, ये देखो, घास का एग्जाम्पल दिया है ना एनसीईआरटी में, ये देखो ग्रास। ग्रास में क्या है? ये घास का पेड़ है। मैं सिखाऊंगी, इसमें रनर अंडरग्राउंड स्टेम मिलती है। मैंने सब एरियल बोल दिया था गलती से, हाँ सब एरियल ही है, रनर सब एरियल ही है, सब एरियल ही है। तो ये देखो, ये देखो, ये अंदर ये रूट्स बन रही है, ये रूट्स बन रही है। यहां ये देखो मॉन्स्टेरा, मॉन्स्टेरा में देखो नीचे फाइब्रस रूट सिस्टम अलग है। ये जो दिख रही है आपको, ये रूट्स हैं स्टूडेंट्स, ये सब रूट्स हैं। देखो ये रूट्स हैं, ये जड़ें हैं, हैंगिंग रूट्स हैं। ये देखो, ये स्टेम है, ये स्टेम की ब्रांचेस हैं, इनके नोड्स पे से निकल रही हैं। ये सब हैंगिंग रूट्स जो दिख रही हैं आपको, मॉन्स्टेरा की हैंगिंग रूट्स हैं। ये आ रहा है अच्छे से समझ में? इसे हटा देती हूं ताकि अब आप देख पाए उसको। ये मॉन्स्टेरा की हैंगिंग रूट्स हैं, ये सब एडवेंटिशियस रूट्स हैं। अच्छे से दिमाग में सेट हो गया सबके? अब देखो एनसीईआरटी ने क्या एग्जांपल्स दिए हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, ये मेन यानी प्राइमरी रूट है, ये लेटरल यानी सेकेंडरी रूट्स, टर्शरी रूट्स हैं। सो लेटरल रूट, मेन रूट, ये है टैप रूट सिस्टम। मस्टर्ड एग्जांपल दिया है। यहां पे प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है, हट गई है, और अब ये धागे जैसी पूरी फाइब्रस रूट्स, वाईफाई, ये है वीट, मोनोकॉट्स। और ये देखिए ग्रासेस, मॉन्स्टेरा, ये देखो, ये देखो, ये एडवेंटिशियस रूट्स है, मॉन्स्टेरा एडवेंटिशियस रूट्स। रेडिकल के अलावा अगर कहीं से भी रूट्स निकल रही हैं तो उन्हें बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ये स्टेम है, ये सब स्टेम है, ये स्टेम है, ये स्टेम है, ये पत्तियां लगी हुई हैं, ये पत्तियां हैं, ये ब्राउन वाली जो जा रही हैं ये रूट्स हैं, इधर ये जो आ रही है ये देखो ये रूट्स हैं, ये स्टेम है, इससे हैंगिंग रूट्स, मॉन्स्टेरा। हो गया? डन, डन एंड डस्टेड। अच्छे से समझ में आ गया? चलो अब जिसको हेल्प करे वो इस ट्रिक से भी याद रख सकता है। वैसे तो मैंने आपको बार बार बता दिया। देखो क्या है, एक मम्मी है, तो मम्मी ने पापा को बोला, मम्मी पापा को कैसे नाम से बोलती है? ए जी ओ जी, ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी, मैं हूं मन मौजी। नहीं, मम्मी ऐसा नहीं बोलती। मम्मी क्या बोलती? ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी। तो मम्मी के बेटे ने टॉप मारा, मतलब बेटा तो पापा का भी है, पर मम्मी बड़ी प्राउड फील कर रही थी। तो मम्मी ने बोला, ए जी मेरे बेटे ने फिर वहां टॉप मारा है, मेजी मेरे बेटे ने फिर वहां टॉप मारा। टॉप मतलब टैप रूट, टॉप टॉप टॉप, और मारा मतलब मस्टर्ड। फिर वहां यानी फाइब्रस रूट इन वीट। वैसे वाईफाई से भी याद रख सकते हो। और ए जी मेरे बेटे ने, तो ए मतलब एडवेंटिशियस, जी मतलब ग्रास, मेरे मतलब मॉन्स्टेरा, बेटा मतलब बरगद, बेटा मतलब बरगद। ठीक है, तो जिसको हेल्प करे वो इसको लिख लेना, एक पेज छोड़ दो, ट्रिक करके लिख लो, ट्रिक फॉर रूट सिस्टम, ट्रिक फॉर रूट सिस्टम एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं।
और जिसे वैसे ही याद करना है तो मैंने इतनी बार उसकी थ्योरी भी पढ़ा दी कि आई एम श्योर आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट लिख रहा है, मैम पापा ने बोला भगवान इतनी खुश मत हो, बच्चे ने नीचे से टॉप मारा है। कोई बात नहीं, कहीं से तो टॉप मारा है। चलो जल्दी से लिख लो, आ जाओ फटाफट से कंप्लीट करो, आगे बढ़ते हैं फिर हम। चलिए अब आइए लिखिए मॉडिफिकेशंस इन रूट्स। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स हम स्टेम, लीफ, रूट सब में ऐसे ही पढ़ेंगे। पहले नॉर्मल फंक्शन पढ़ेंगे और फिर उसके बदले हुए फंक्शंस पढ़ेंगे। फुल पेज ले लेना, डबल पेज का पेज ले सकते हो, अपन एक साथ पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि रूट्स लिखो, चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। रूट अपना शेप, आकार सब कुछ बदल लेगी। क्यों बदल लेगी? रूट का मेन काम क्या है? वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करना और एंकरेज करना, ये मेन काम है। उसके अलावा कुछ काम करने के लिए, टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन, सारी एनसीईआरटी की लाइंस हैं स्टूडेंट्स, अदर देन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करने के अलावा कुछ नया काम करने के लिए रूट अपना शेप एंड स्ट्रक्चर बदल लेती है। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है। अगर वो देंगे रूट चेंज इट्स शेप बट नॉट स्ट्रक्चर, या रूट चेंज इट्स स्ट्रक्चर बट नॉट शेप, तो सब फॉल्स हो जाएगा। अब 3 कारणों के लिए रूट में मॉडिफिकेशन होते हैं, 3 कारणों के लिए, 3। पहला बहुत आसान है, खाना स्टोर करने के लिए, फॉर फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज। अब खाना क्यों स्टोर करना है समझो। खाना इसलिए स्टोर करना है कि मान लो वो पेड़ है, उसमें पतझड़ का सीजन आने वाला है, मतलब पत्ते झड़ने वाले हैं। तो जब पत्ते झड़ जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस करने वाली दीदी तो रहेगी नहीं, तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाना जड़ों तक आएगा नहीं। तो कुछ पेड़ों की जड़ें बड़ी स्मार्ट होती हैं, वो क्या करती हैं, जैसे ही पतझड़ आने वाला है ना, उसके पहले जो लीफ से खाना आता है, एक्स्ट्रा खाना ले लेके अपने अंदर भरती रहती है, मोटी ताजी हो जाती है, मोटू मोटू हो जाती है, खाना भर लेती है। बोले अब हमको टेंशन नहीं है, लीव्स तुम मरो तो मरो, हमारे कोई टेंशन नहीं है। और जब पतझड़ आता है, जब लीव्स उड़ जाती हैं, तो रूट सरवाइव कर पाते हैं क्योंकि उसके पास खाना है, उस खाने से रेस्पिरेशन करके एटीपी बना के जिंदा रह पाती है। और फिर से जब स्प्रिंग आएगी, बाहर आएगी, तो फिर से कलियों से फिर नई लीव्स वगैरह बन जाएंगी। तो रूट खाना स्टोर जब करेंगी, मोटी ताजी हो जाएंगी। उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं समझो। इसे हम 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं। एक जहां पे टैप रूट खाना स्टोर करती है, टैप रूट खाना स्टोर करती है, और एक जहां पे एडवेंटिशियस रूट खाना स्टोर करती है। अब आपको समझ आना चाहिए, टैप रूट मतलब ये जड़ रेडिकल से निकली थी, और एडवेंटिशियस मतलब ये जड़ रेडिकल के अलावा कहीं और से बनी है, लेकिन खाना स्टोर कर रहे हैं, मोटे ताजे दोनों में हो रहे हैं। सो यहां पे जो हम गाजर खाते हैं स्टूडेंट्स, गाजर, कैरेट, मूली खाते हैं, रेडिश, और शलजम खाते हैं, टर्निप। गाजर, मूली, शलजम आप हिंदी में भी याद कर सकते हो, अपनी लोकल लैंग्वेज में याद कर सकते हो। गाजर, मूली, शलजम, गाजर, मूली, शलजम, गाजर, मूली, शलजम। देखो गाजर कैसी होती है, ऐसी देखना, जैसे ये जड़ है ना, कोन जैसी होती है गाजर, ऐसी कोनिकल बोलते हैं। अब इतना डिटेल नहीं पूछते, ऐसी होती है गाजर, कोनिकल, ऐसी। अब नहीं पूछते इतना डिटेल, वापस कह रही हूं, ये लो गाजर बना दी मैंने आपके लिए। गाजर खाओ, विटामिन ए लो, आंखों को अच्छा कर दो, कोनिकल। मत याद करोगे तो भी चलेगा। लेकिन मूली ऐसी नहीं होती। मूली में पता है क्या होता है? मूली ऐसी होती है, यहां से थोड़ी नैरो जड़ ही है, फिर ये चौड़ी, और फिर नैरो। मूली ऐसी होती है, कभी भी देख लेना, मूली ऐसी होती है, ऐसी होती है मूली, दोनों तरफ से नैरो और बीच में चौड़ी। ऐसी जड़ को फ्यूजी फॉर्म बोलते हैं, फ्यूजी फॉर्म। मूली ऐसी होती है, ऐसी।
फ्यूजिफॉर्म। ये इतना सुंदर सुंदर फोटो नहीं भी बनाना तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और शलजम कैसी होती है? शलजम कभी देखी हो? ऐसी होती है और एकदम से ऐसी पतली हो जाती है। और फिर यहाँ पे वो है ही सेकेंडरी रूट्स वगैरह वो सब तो होंगी ही। तो शलजम जो है ना वो ऐसी होती है, ऐसी। शलजम खाइए कभी, ऐसी होती है शलजम। ठीक है, शलजम ऐसी होती है, ऐसी एकदम से टेपर करती है, पहले चौड़ी है और फिर एकदम से टेपर कर जाती है। इसे बोलते हैं नैपी फॉर्म। इतना नहीं भी याद रहेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो आपको इतना याद कराना है कि गाजर मूली शलजम, गाजर मूली शलजम, गाजर मूली शलजम, ये तीनों खाना स्टोर करती हैं। ये जड़ है, हम क्या खाते हैं इसमें? जड़ खाते हैं। गाजर लाएगी ना मम्मी, अब सर्दियां आएंगी तो कहना मम्मी हम जड़ खा रहे हैं, मूली हम जड़ खा रहे हैं, शलजम हम जड़ खा रहे हैं, हम रूट खा रहे हैं, हम टैप रूट खा रहे हैं। गाजर मारी टैप टैप, पढ़े नहीं रहे हो? गाजर मारी पीछे से आके, मूली मारी, शलजम मारी, गाजर मूली शलजम, गाजर मूली शलजम, टैप टैप टैप, टैप रूट है, खाना स्टोर कर रही है। जल्दी से लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सब जगह पर रूट कैसी हो गई है? मोटू ताजू हो गई है, यानी फूड स्टोरेज के टाइम पर रूट गेट्स स्वॉलन, फूल जाएगी नेचुरली क्योंकि उसमें खाना स्टोर्ड है। एडवेंटिशियस रूट्स में भी दो एग्जांपल्स हैं, एक स्वीट पोटैटो, ये एनसीईआरटी की थ्योरी में दिया है, और एक एस्पैरेगस, ये एनसीईआरटी के डायग्राम में बना है। एस्पैरेगस ये थ्योरी में कहीं नहीं दिया, ये डायग्राम में दिया है। ये डायग्राम में नहीं दिया, थ्योरी में दिया है। ये थ्योरी में लिखा है, ये डायग्राम में लिखा है, दोनों आना चाहिए। एस्पैरेगस कैसा होता है? कुछ ऐसा, ऐसी जड़ होती है और ग्रुप्स में मिलता है, ऐसी ऐसी। नोड्यूलेटेड रूट्स बोलते हैं, नोड्यूल, गठाने गठाने। स्वीट पोटैटो भी ऐसा होता है पर अकेले अकेले रहते हैं, अकेले अकेली जड़ होती है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया? जल्दी से। फैसिकुलेटेड रूट्स बोलते हैं, इन्हें मत लिखो तो भी चलेगा। फैसिकुलेटेड, इतना नहीं पूछेंगे आपसे, बिल्कुल मत पढ़ना। फैसिकुलेटेड रूट्स। सो ये हो गया रूट्स खाना स्टोर करने के लिए, और इसमें रूट मोटी ताजी हो जाएगी, फूल जाएगी, फूल जाएगी। और क्यों फूल जाएगी? क्योंकि उसमें खाना भरा है। हमारे पेट में खाना भरेगा तो हमारा पेट भी फूल जाएगा। चलिए अब दूसरा, फॉर रेस्पिरेशन। फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब O2 CO2 एक्सचेंज करना, O2 CO2 एक्सचेंज करना। इन जड़ों को बोलेंगे, इन स्पेशल रूट्स को बोलेंगे न्यूमैटोफोर्स, कॉल्ड न्यूमैटोफोर्स। फोर्स, न्यूमो का मतलब क्या होता है? हवा। न्यूमो का मतलब ही होता है हवा, और फोरा का मतलब होता है डंडी, वो स्टॉक। जैसे एंथ्रीडियोफोर, वो डंडी जिसपे एंथ्रीडियम लगे। आर्चिगोनियोफोर, वो डंडी जिसपे आर्चिगोनियम लगा है। बताओ कौन से प्लांट में पढ़ा था ये, जल्दी से बताओ। ब्रायोफाइट में, लिवर वर्ड्स में, मार्केंशिया में ये शब्द पढ़े थे। तो न्यूमैटोफोर मतलब ऐसी डंडी, ऐसी रूट जिस पर छेद है, जहां से न्यूमो यानी हवा का एक्सचेंज होगा। समझो क्यों, ध्यान से। कोई मुझे हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पे भेज देना, प्लांट किंगडम के अच्छे बढ़िया जिसने भी बनाए हो, ठीक है? डीएम कर देना मुझे। चलो ध्यान से नोट कर लो। चल अब देखो क्या होता है। देखो ऐसा एरिया जहां दलदल है, दलदल, पूरा दलदल, मतलब दलदल का मतलब समझो। नॉर्मली क्या होता है, ध्यान से सुनना, रूट मिट्टी के नीचे है, तो रूट को हवा कैसे मिलती है? भाई रूट भी तो सेल की बनी है, रूट एक ऑर्गन है, वो टिश्यू की बनी होगी, टिश्यू सेल का बना होगा। सेल को एटीपी चाहिए काम करने के लिए, उसके लिए उसे ऑक्सीजन चाहिए, CO2 वो रिलीज करेगा, O2 उसे यूज करना यानी हवा चाहिए। तो ये हवा कोई एटमॉस्फेयर से तो मिलेगी नहीं, क्योंकि रूट तो मिट्टी के अंदर दबी हुई है। तो जो मिट्टी होती है ना, उसमें कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच बीच में एयर होती है।
तो वहां से रूट O2 ले लेती है और उन्हीं छेद में CO2 डाल देती है। ऐसा समझो रूट वहां पे सांस ले रही है, उस मिट्टी में छेदों के थ्रू सांस ले रही है। अब मान लो मैं वहां पे खूब पानी डाल दूं, मतलब मैं उस जगह को कीचड़ बना दूं, दलदल बना दूं। आसपास में कोई नदी है, कोई फैक्ट्री लगी है फर्टिलाइजर्स की, तो नदी का पानी वो आपने लेक में डाला या उस पॉन्ड में डाला, या वहां से बहुत फर्टिलाइजर वाला पानी बहकर आ रहा है और वो सारा पानी जो है वो पूरा का पूरा इस मिट्टी में आ गया। तो जहां वो छेद है, जहां हवा थी, वहां भी पानी भर गया। इसे ही तो दलदल बोलते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो स्वैम्पी एरिया है या मार्शी एरियाज हैं, स्वैम्पी या मार्शी एरियाज यानी दलदल वाली जमीन है। दलदल वाली जमीन मतलब, दलदल वाली जमीन मतलब O2 डेफिशिएंट है, हवा कम है वहां पे, वहां पानी भरा है, वाटर लॉग्ड सॉइल है, वो वाटर लॉग्ड सॉइल है, और सैलिनिटी बहुत हाई है, नमक बहुत है वहां, ये सब फर्टिलाइजर्स वगैरह आ गए हैं। ऐसी मिट्टी है वो जहां हवा कम है, पानी ही पानी भरा हुआ है, नमक बहुत ज्यादा है, दलदल वाला एरिया है। इसे मैनग्रूव वेजिटेशन कहते हैं। मैनग्रूव वेजिटेशन है यानी दलदल है, ऐसा समझ लो। अब वहां पर क्या होगा समझो। मान लो ये पेड़ है, मान लो ये पेड़ है, ये इसकी टैप रूट है, ये इसकी टैप रूट है, ये इसका रूट सिस्टम है, प्रॉपर रूट सिस्टम, रूट सिस्टम। इनके थ्रू ये वाटर मिनरल सब कुछ एब्जॉर्ब करता है ये पेड़। ये इस पेड़ की स्टेम है, इस पर नोड्स हैं, इस पर लीव्स लगी हुई हैं, ये लीव्स लगी हुई है। अब यहां मिट्टी में पूरा पानी भरा हुआ है, कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है, पानी पानी भरा है। रूट्स को हवा नहीं आ रही, रूट्स बेचारी सांस फूल रही है, रूट्स के पास इनहेलर भी नहीं है, रूट्स डॉक्टर के पास जा नहीं सकती। रूट स्टेम को बोलती है, लीफ को बोलती है प्लीज मुझे हवा दे दो। लीफ बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें खाना बनाकर दे रही हूं, यही बड़ी बात मानो, अब हवा भी मैं दूं? नहीं, जाओ अपना इंतजाम खुद करो। तो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी जरूरत आविष्कार की जननी है। तो इनमें से कुछ रूट्स बोलती है देखो भाई कलयुग है, कोई अपनी मदद नहीं करने वाला। माना हमको काला होने से डर लगता है, हमको टैनिंग नहीं चाहिए, हम बड़ी सुंदर सुंदर गोरी हैं, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा, इन कंकड़ पत्थरों को पार करके सूरज के दर्शन करने पड़ेंगे। भले ही मैं काली हो जाऊं, भले ही टैनिंग हो जाए, कोई बात नहीं है, सुंदरता तो देखने वालों की आंखों में है, काले गोरे से क्या होता है रे। तो कुछ रूट्स उल्टा ऐसे गई, ये गई, ये गई, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, ग्राउंड के ऊपर उठकर एटमॉस्फेयर में गई, और उनमें से छेद होते हैं, छेद होते हैं। इनके थ्रू एटमॉस्फेयर से एयर का एक्सचेंज होगा, यानी O2 CO2 का एक्सचेंज कर लेंगे, और उनके कारण सारी बाकी रूट्स भी जिंदा रह पाती है। आया समझ में क्या बोला? जल्दी से अपने दिमाग में चलाओ, एक बार प्रोसेस करो। मैंने कहा कि many roots come, all नहीं, many roots come out of ground and grow vertically upwards। वैसे मिट्टी में नीचे जाती है रूट्स, या हवा में ऊपर आ गई है, वर्टिकली अपवर्ड्स, कम आउट ऑफ ग्राउंड, वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, पृथ्वी से उल्टा जा रहा है, सूरज की तरफ जा रही है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। अब समझ आया? हमने जो पहली लाइन लिखी थी, पहली लाइन वो क्या लिखी थी कि रूट्स आर मोस्टली पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, मोस्टली, क्योंकि ये उसका अपवाद है। और ये सब वो क्यों कर रहे हैं? टू गेट इनफ ऑक्सीजन, टू गेट इनफ ऑक्सीजन। ऐसी स्पेशल रूट्स को न्यूमैटोफोर्स कहते हैं, और इन पर जो छेद होता है ना, छेद,
इसे न्यूमैटोथोड कहते हैं। थोड मतलब छेद। इस होल को, पोर को, छेद को थोड कहते हैं और इस पूरी जड़ को न्यूमैटोफोर कहते हैं। दलदल वाले इलाके के एक पेड़ का एग्जाम्पल जो हमें आना चाहिए वो है राइजोफोरा। राइजोफोरा, तो यहां पर राइजोफोरा में रेस्पिरेटरी रूट्स हैं। ये रूट सांस ले रही है। सांस तो सारी रूट्स लेती है, अंदर भी मिट्टी से हवा लेती है, लेकिन ये पृथ्वी के ऊपर आ गई है, मिट्टी के ऊपर आ गई है, सन के दर्शन कर रही है, काला होने तक को तैयार है। कितना बड़ा मॉडिफिकेशन किया है देखिए। जल्दी से बनाओ, फिर मैं इसका वीडियो दिखाती हूं। ऐसी टफ टफ रूट होती है, 2.5 फीट तक ऊपर आ जाती है। ये ऐसी हार्ड होती है। यस, उन छेदों को न्यूमैटोथोड्स या लेंटिसल्स भी कहते हैं, बिल्कुल। और रूट को न्यूमैटोफोर कहते हैं। आ जाओ, आपको दिखाती हूं मैं। 1 सेकेंड। देखिए स्टूडेंट्स, देखो, ये देखो, ये दलदल वाला एरिया दिख रहा है, दलदल समझ आ रहा है। और ये ऊपर आई हुई है, ये लकड़ी के डंडे नहीं है, ये न्यूमैटोफोर रूट्स हैं। आ जाओ, दिखाती हूं आपको। ये देखो, न्यूमैटोफोर्स सांस लेने के लिए अनुकूल रूट्स हैं। अंदर तो अलग है ही टैप रूट, वो तो मेन रूट है ही। ये पृथ्वी के ऊपर आ गई हैं। ये देखिए, ये इनमें छेद बने हुए हैं, सांस लेने वाली विशेष जड़ें हैं। ये मैनग्रूव राइजोफोरा की 2.5 फीट तक इनकी हाइट होती है। ये देखिए, ये कांटे कांटे, हाँ 2.5 फीट। 5 फीट का आदमी होता है, 5 फुट का 2.5 फीट। इस तरह से पूरे दलदल के इलाकों में ये पेड़ रहते हैं। ये देखिए, चलो यहां पर एक बात और समझो स्टूडेंट्स। पता है इनका एक और बहुत बड़ा फायदा, एक और बहुत बड़ा फायदा, वो क्या फायदा है इनका? इनका ये फायदा होता है कि जब सुनामी वगैरह आता है ना, जब बाढ़ आती है, क्योंकि ये पानी के पास होते हैं, तो पानी इतना तेज आता है, ये ऐसी लकड़ी एकदम स्ट्रॉन्ग वुड्स रहती है, स्ट्रॉन्ग रूट्स रहती हैं, तो पानी इनसे टकराकर और उसका बहाव, उसका फ्लो कम हो जाता है, फोर्स कम हो जाता है, तो बहुत सारी तबाही होने से बचाता है। ऐसा कहते हैं कि जब सुनामी आया था, महाराष्ट्र में भी आया था, जहां पे भी, तो ऐसा कहते हैं कि अगर वहां मैनग्रोव वेजिटेशन बहुत ज्यादा होता तो बहुत सारी तबाही बच जाती। तो ये बहुत प्रोटेक्शन भी दे देती है इस तरह से। ठीक है, चलो एनीवेज, ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए। आना क्या क्या चाहिए कि स्वैम्पी मार्शी एरिया में मिलती है, जैसे मैनग्रोव वेजिटेशन, एग्जांपल राइजोफोरा, पृथ्वी के ऊपर आ जाती है, सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए रूट्स ने मॉडिफिकेशन कर लिया, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। डन। अब तीसरा मॉडिफिकेशन होगा फॉर सपोर्ट। मैं अलग फ्लो चार्ट बना रही हूं ताकि अच्छे से दिखा सकूं। फॉर सपोर्ट, तो पहला हो गया फॉर फूड स्टोरेज, फॉर रेस्पिरेशन एंड फॉर सपोर्ट। यहां ध्यान रखना, फूड स्टोरेज में टैप रूट कौन सी है? सर पे टक करके मारी थी, गाजर मूली शलजम, और ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। इतना आना चाहिए। करें, आगे बढ़े, चलो आ जाओ। फॉर सपोर्ट, उसके पहले आपको ये डायग्राम दिखा देती हूं मैं। ये देखिए, एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो सब लोग। ये शलजम है, ये देखो इधर से मोटी और फिर ऐसी, इसे नैपी फॉर्म कहते हैं। ये कैरेट है, शुरू से ही कोनिकल, कोन जैसी। और ये स्वीट पोटैटो और ये एस्पैरेगस। ये देखो, ये जड़, ये जड़ है, ये जड़ है। ये देखो स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो और एस्पैरेगस ये दो एडवेंटिशियस हैं, ये दो टैप रूट है, रेडिश भी है। और यहां देखो, ये जो कांटे कांटे जैसी निकली हैं, जिन पे छेद होंगे, ये न्यूमैटोफोर्स हैं। ये रेस्पिरेशन के लिए न्यूमैटोफोर्स, रूट को, जड़ को न्यूमैटोफोर बोलते हैं। आपको एक फोटो और दिखाती हूं। ये देखो, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में राइजोफोरा के खूब पेड़ हैं। ये कांटे कांटे नहीं हैं, ये क्या है? रेस्पिरेटरी रूट्स हैं। इसी तरह ये नहीं, ये अभी नहीं पढ़ाया, नहीं, सॉरी। ये देखिए, ये देखो, ये एस्पैरेगस की जड़ें हैं, ऐसी ऐसी, ये ग्रुप में मिलती है। स्वीट पोटैटो की अलग अलग मिलती है, ऐसी उखाड़ोगे तो ऐसी जड़ निकलेगी, एस्पैरेगस। हो गया, क्लियर हो गया अच्छे से? चलो एनसीईआरटी की लाइन दिखाती हूं, देखो आ जाओ, फुल कॉन्सेंट्रेशन। ये देखो,
कितनी बार रिवाइज करा रही हूं, क्लास में लर्न हो जानी चाहिए मेरे साथ साथ मॉर्फोलॉजी। देखो, टैप रूट ऑफ कैरेट टर्निप, मैंने मूली भी लिखवाई है। एन एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो यहां लिखा है, पर डायग्राम में एस्पैरेगस बना है एनसीईआरटी में, तो इंपॉर्टेंट है। ये फूल जाएंगी ताकि खाना स्टोर कर सके। इसी तरह न्यूमैटोफोर्स क्या है, कुछ पेड़ों में जैसे राइजोफोरा जो स्वैम्पी दलदल वाले एरिया में ग्रो करते हैं, वहां मिट्टी के बाहर आ जाएंगी रूट्स, वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करेंगी ताकि ऑक्सीजन मिले फॉर रेस्पिरेशन। अभी तक इतना ही पढ़ाया है मैंने आपको, जल्दी से देख लो एक बार, दिमाग में रिवाइज करो, क्लास में लर्न होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजी मेरे साथ लर्न करनी है, क्लास में लर्न करेंगे हम पूरी मॉर्फोलॉजी। चलिए आइए, ठीक है, कोशिश करो 70%, 80%, जितना मेरे साथ याद। आइए अब हम सपोर्ट के लिए देखते हैं, फॉर सपोर्ट। थर्ड, अगर आपने डबल पेज लिया है तो आप वहीं लिख लेना, वरना मैं अब बताती हूं आपको। फॉर सपोर्ट, रूट्स फॉर सपोर्ट, इसमें हमें दो तरह की रूट्स पढ़नी है। एक तो मैंने अभी सिखा दिया था आपको, बरगद के अंदर जो हमने देखी थी, बरगद के पेड़ में, उन्हें प्रॉप रूट्स कहते हैं। प्रॉप रूट्स, प्रॉप रूट्स सपोर्ट के लिए है। मैंने क्या सिखाया था आपको कि जैसे ये बरगद का पेड़ है, ये मेन स्टेम है, ये इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है, ऐसे ब्रांचेस हैं, यहां से निकलेंगी, यहां से निकलेंगी, ये निकली रूट, ये ग्राउंड को भी टच करती हैं। बरगद का पेड़ तो सबने ही देखा है, खैर ये मोटी मोटी होती है, याद है लिविंग वर्ल्ड में मैंने पढ़ाया था आपको, जाइंट बैनियन ट्री है, उसमें करीब 2500 प्रॉप रूट्स हैं। मेन स्टेम में तो इन्फेक्शन लग गया, वो तो काट दी गई है, इन प्रॉप रूट्स पर पूरा पेड़ खड़ा है। ये देखो, ये एक बच्चे झूल रहे हैं, ये भी बच्चा झूल रहा है, यहाँ पे सावन चल रहा है ना, ये बच्चे झूल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये कहां से अराइज होती है, अराइज फ्रॉम मेन स्टेम की जो लेटरल ब्रांचेस हैं उन पर जो नोड्स हैं, फ्रॉम नोड्स ऑफ लेटरल ब्रांचेस ऑफ मेन स्टेम। कुछ भी नहीं रटना यार, कुछ भी नहीं रटना। मेन स्टेम है मुख्य तना, उसकी लेटरल ब्रांचेस हैं, तो मेन स्टेम की लेटरल ब्रांचेस के जो नोड्स हैं, नोड्स पे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वही तो डिवाइड कर 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 जड़ बनाएगा। अब ये नीचे ग्रो वर्टिकली, सीधी सीधी नीचे आती हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड, ग्राउंड को भी टच कर देती हैं, ये ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। काम क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट टू मेन स्टेम। जो मेन स्टेम है, मेन एक्सिस है, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट। एग्जाम्पल, बरगद का पेड़, बैनियन, बैनियन ट्री, जो कि एक डाइकॉट का पेड़ है, डाइकॉट। हमने अभी देखा था इसमें टैप रूट्स मिलती हैं वैसे, पर ये प्रॉप रूट्स भी मिलेंगी। प्रॉप रूट्स को मैं और क्या कह सकती हूं, बताओ, ये टैप रूट है, फाइब्रस रूट है, या एडवेंटिशियस रूट है, जल्दी से बताओ। प्रॉप रूट क्या है, एडवेंटिशियस रूट, क्योंकि रेडिकल से नहीं निकल रही है, तो इट इज अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। अब अगर आपने कभी गन्ने का पेड़ देखा हो, अगर आप ग्रामीण परिवेश से हो और गन्ने का पेड़ देखा हो या मक्के का पेड़ देखा हो, उसमें क्या होता है, जैसे ये मेन पेड़ है, ये नोड्स हैं, ये नोड्स हैं, ये नोड्स हैं। अब इनमें फाइब्रस रूट्स मिलेंगी, यानी प्राइमरी रूट बनी होगी, वो शॉर्ट लिव्ड होगी, फिर बेस ऑफ द स्टेम से खूब सारी रूट्स बनी होंगी। ये नॉर्मल फाइब्रस रूट्स हैं, जैसी गेहूं में पड़ी थी, फाइब्रस रूट्स। अब इनकी स्टेम ना पतली सी होती है, तो उसे सपोर्ट देने के लिए ये जो नीचे वाले नोड्स हैं, यहां से ऐसी तिरछी तिरछी रूट्स निकलती हैं, ऐसी टेढ़ी टेढ़ी रूट्स, ऐसी ऐसी, सपोर्ट देने के लिए। मैंने क्या कहा, अराइज फ्रॉम
लोअर नोड्स ऑफ स्टेम। अब ये एनसीईआरटी में लिखा है लोअर नोड्स ऑफ स्टेम। स्टेम में ज्यादा ऊपर नहीं, नीचे नीचे जो लोअर नोड्स है वहां से ये जड़ें निकलती हैं। ये लेटरल ब्रांचेस से निकल रही है, ये लोअर नोड से निकल रही हैं और ये ऑब्लिक जाती हैं, तिरछी जा रही हैं। देखो ग्रो ऑब्लिक, ऑब्लिकली। ये सीधी नीचे जा रही है, वर्टिकली सीधी नीचे, ये तिरछी जा रही है। ये देखने को मिलती है। वही काम वही है, प्रोवाइड सपोर्ट। में दोबारा लिख नहीं रही हूं, वही मेन एक्सिस को सपोर्ट। इसके एग्जाम्पल्स हैं शुगर केन एंड मेज। ये दोनों ही मोनोकॉट्स हैं। गेहूं चावल वाले हैं, ये उसी ग्रुप के मोनोकॉट्स हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स रटे होने चाहिए, शुगर केन एंड मेज, मक्का और गन्ना। इन्हें कैसे याद रखेंगे? देखो याद करने की टिप देती हूं एक आपको। ये तिरछी है ना, यानी टिल्टेड है, टिल्ट से बन गया स्टिल्ट रूट्स, टिल्ट से बन गया टिल्ट रूट्स, टिल्ट स्टिल्ट, टिल्ट स्टिल्ट, टिल्ट स्टिल्ट। ठीक है, ये दोनों ही जो है, ये क्या है? ये दोनों ही सपोर्ट करने वाली रूट्स हैं, दोनों ही। अगर मैं पूछूं बताओ ये कौन सी रूट्स हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट या एडवेंटिशियस रूट? ये रूट भी रेडिकल से नहीं बन रही हैं, तो ये भी एडवेंटिशियस रूट्स ही हैं। रेडिकल से जो ना बने, रेडिकल के अलावा कहीं से भी बने, उन्हें एडवेंटिशियस ही कहते हैं। ये सब एडवेंटिशियस रूट्स है। ठीक है, हो गया? अच्छे से बना लो जल्दी से, फिर इसका डायग्राम थ्योरी दिखाती हूं, फिर आगे बढ़ाएंगे स्टोरी को। ठीक है, जिसको डायरेक्ट याद करना है वो डायरेक्ट याद कर लो, जिसको ट्रिक टिप से हेल्प मिले वो वैसा कर लो। कुल मिला के आंसर लगाना आना चाहिए, ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए पहले आपको मैं इसका डायग्राम दिखाती हूं। ये देखो, ये तो एनसीईआरटी में बना है। ये बरगद का पेड़, बरगद का पेड़, कितनी सारी प्रॉप रूट्स आपको दिख रही हैं। ये मैंने एक और डायग्राम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा दिया। एक मेन तना है, उसमें से लेटरल ब्रांचेस निकल रही है और उससे कितनी सारी प्रॉप रूट्स निकल रही हैं। अब मैं आपको स्टिल्ट रूट्स दिखाती हूं। ये देखो, ये सारी जो तिरछी तिरछी हैं, ये स्टिल्ट रूट्स हैं माय डियर। ऐसे ये देखो, ये लोअर नीचे नीचे के नोड्स हैं। ये देखो, ये सारी स्टिल्ट रूट्स हैं। ये मक्के का है, ये देखो एक और लोअर नोड। ये फाइब्रस रूट्स तो हैं ही अंदर। अगर डाइकॉट है तो टैप रूट, मोनोकॉट है तो फाइब्रस रूट, ये उसके अलावा एडवेंटिशियस रूट्स हैं। आइए आपको मैं एक वो दिखाती हूं, वीडियो दिखाती हूं। ठीक है, एक वीडियो दिखाती हूं। देखिए, ये देखो, दिख रहा है सबको? ये देखो, ये स्टिल्ट रूट्स हैं। ये देखो, ये कितना सपोर्ट दे रही है, कितनी कड़क है। ये देखो, ये स्टिल्ट रूट्स है मक्के की। ये मेन स्टेम है, ये लोअर नोड्स है और ये निकल रही है इनसे स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, पिक्चर बन गई, दिमाग में एकदम क्लियर हो गया। चलिए, सो यहां पर आओ इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं एक बार। देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रही हूं। प्रॉप रूट्स सपोर्ट देंगी बरगद के पेड़ में, और स्टिल्ट रूट्स जो स्टेम के लोअर नोड से निकलेंगी मेज और शुगर केन में सपोर्ट देंगी। सपोर्टिंग रूट्स हैं। तो रूट के मेन फंक्शन है रागा, रूट के मेन फंक्शन है रागा, और मॉडिफिकेशन के लिए फूड स्टोरेज है, रेस्पिरेशन है, सपोर्ट है। सपोर्ट में प्रॉप एंड स्टिल्ट रूट्स है। डन? एवरीबडी क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? चलो, अब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूं। अब जिसको हेल्प करे वो ट्रिक यूज करना, जिसको हेल्प नहीं करे वो ट्रिक मत यूज करना, ऐसे ही याद कर लेना। देखो, मेरी ना एक बहुत प्यारी बिल्ली है, बहुत स्वीट कैट है, बहुत स्वीट कैट। उसको मैं इज्जत देके बोलती हूं रिस्पेक्टेड रिजवी। मैं क्या बोलती हूं? रिस्पेक्टेड रिजवी।
तो मुझे ना उसके लिए मीठा चोरी करना था, उसको मीठा बड़ा पसंद है। तो मेरे ब्रदर को मैंने बोला, मेरे भाई को, यार इसके लिए मीठा चुरा कर ले आ, तो थोड़ी बर्फी बर्फी ले आ, मम्मी देती नहीं है। तो उसने क्या किया कि ऐसी बनियान पहनी जिसमें ना खूब जेब वेब थी, पॉकेट्स थी, जिसके अंदर वो घुस बर्फी चुरा कर ले आए। तो प्रॉपर बनियान पहन के, प्रॉपर मतलब प्रॉप रूट्स, बनियान मतलब बैनियन ट्री, प्रॉप रूट्स हो गई बैनियन ट्री। मैंने स्वीट स्टील करी, मैंने मतलब मेज, स्वीट मतलब शुगर केन, मीठा शुगर केन, स्टील मतलब स्टिल्ट रूट, स्टील मतलब स्टिल्ट रूट्स। किसके लिए? स्वीट रिजवी के लिए, स्वीट कैट के लिए। फॉर मतलब फूड स्टोरेज, स्वीट मतलब स्वीट पोटैटो, और कैट मतलब कैरेट, एस्पैरेगस और टर्निप। रेडिश मूली एनसीईआरटी में नहीं दिया। रिस्पेक्टेड रिजवी मतलब रेस्पिरेटरी राइजोफोरा में है। तो ये रूट मॉडिफिकेशन पूरा एनसीईआरटी एक लाइन में लिख दिया। जिसको डायरेक्ट याद करना है डायरेक्ट याद कर लो, जिसको ट्रिक से याद करना है ट्रिक से याद कर लो, कुल मिलाकर याद कर लो। ऑप्शन आएगा तो आंसर देना आना चाहिए। इतना जिसको समझ में आ गया जल्दी से यस या थम्स अप कर दो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं जल्दी से स्टूडेंट्स। रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल राइजोफोरा है, फूड स्टोरेज में टैप रूट का है गाजर मूली शलजम, और एडवेंटिशियस रूट का एस्पैरेगस और स्वीट पोटैटो, और सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट्स में बैनियन ट्री एंड स्टिल्ट रूट्स में शुगर केन एंड मेस। डन हो गया। क्लास में कोशिश करो मेरे साथ चीजें याद करनी है। 80%, 90%, 100% जितना याद होगा मेरे साथ याद करना है। घर पे फिर रिवाइज करना है, फिर सुनना है, डेली उसको रिवाइज करना है, 2-3 दिन तक रिवाइज करना है, सब याद होता जाएगा। चलो अब आ जाओ रूट के लास्ट टॉपिक पर। हमने रूट की जनरल कैरेक्टर देखे, रूट के मेन फंक्शन देखे, रूट सिस्टम के टाइप्स देखे, और रूट के मॉडिफिकेशंस देखे। अब लिखो रीजन्स ऑफ रूट। लिखिए रीजन्स ऑफ रूट, लिख लो। पानी पीते रहो सब लोग। अब सबके शेड्यूल बन गए, पढ़ने के टाइम टेबल बन गए हैं। अब आप लोगों का कब क्या पढ़ते हो वो सब डिसाइड हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब रीजन्स ऑफ रूट, रूट्स के रीजन सुनाती हूं। फुल कंसंट्रेशन चाहिए, पेपर पेन रख दो साइड में। अगर अभी तक आपके टाइम टेबल नहीं बने तो बहुत बुरी बात है, इतने दिन से क्लासेस चल रही है। अब आपका टाइम टेबल सेट हो जाना चाहिए, आपको कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, एक दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है। बेटा अगर अभी भी नहीं हुआ ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो प्लीज उस चीज को फॉलो करिए, अपना पढ़ने का एक टाइम टेबल बनाइए, एक स्लॉट्स बनाइए, शेड्यूल बनाइए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आ जाओ, अब एक कहानी सुनो मेरे साथ। 2 मिनट 3 मिनट की कहानी है, पूरा रीजन्स ऑफ रूट्स आपकी टिप पे करा दूंगी। सुनो सुनो, चलो ठीक है, एक दिन मैं टाइम टेबल बनवा दूंगी, ठीक है? फिर उसमें प्लस माइनस आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, ऐसा कर ले अपन, ठीक है? चलिए, मेरे एक अंकल हैं, उनका एक बेटा है कुशाग्र। तो उसका 2 इयर्स का वो जब हुआ तो अंकल का फोन आया हमारे पास में और मेरे फादर के पास में, और उन्होंने बोला अग्रवाल साहब अपना कुशाग्र 2 साल का हो गया, उसका हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, आप सबको जरूर आना है। ठीक है भाई, हम लोग सब पहुंचे। हम पहुंचे तो एक बड़ा क्यूट सा गोलू मोलू सा छोटा सा बिल्कुल बेबी था, कैप पहना हुआ था, उछलता कूदता इधर से उधर उधर से उधर। वो हमारे पास आंटी लेकर आई, बोले ये देखो ये कुशाग्र है। कैसा था? क्यूट सा, छोटू सा, बिल्कुल दुबला पतले से कपड़े पहने हुए थे, छोटू सा था, छोटा सा था, एकदम कॉटन टाइप की। उसको बिल्कुल, बच्चों को ना स्वेटर वेटर वो सब पसंद नहीं होता, तो बिल्कुल कॉटन पतली सी शर्ट पहनाई हुई थी, कपड़े पहनाए हुए थे, टी शर्ट उसको, और कैप लगाए हुए थे, उछलता कूदता खूब मस्ती करता हुआ, कभी यहाँ कूदे कभी वहां कूदे, नीचे रखो तो भाग जाए, ऐसा कुशाग्र। हमने उसको हैप्पी बर्थडे किया, गिफ्ट दिया, खाना वाना खाया, हम घर आ गए। अब करीब 13-14 साल बाद अंकल का फिर से फोन आया, बोले अग्रवाल साहब अपने कुशाग्र ने 10th में टॉप मारा है। बड़े खुशी हुई हमको, अरे वो बच्चा यार, अपन 2 साल का बच्चा था, उसके बर्थडे में गए थे, कैसा लगता है अपने को। हम लोग फिर गए।
हम वही ढूंढ रहे थे, हम कैसा बच्चा ढूंढ रहे थे, देखो हम कैसा बच्चा ढूंढ रहे थे, छोटू सा, क्यूट सा, उछलता कूदता, कैप पहना हुआ, पतले से कपड़े पहने हुए। अचानक से एक लड़का आया, दुबला पतला लंबा, दुबला पतला लंबा, दुबला पतला लंबा, और आकर टक, अंकल जी नमस्कार। हम लोग एकदम शॉक्ड हो गए। मैं कुशाग्र, अरे बेटा इतने लंबे हो गए हो तुम तो। हाँ, वो भी बेचारा ब्लश कर गया, थोड़ा शर्मा गया। हाँ हाँ अंकल, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पता चला तुम्हारे तो टॉप किया है, बहुत बढ़िया खूब बढ़िया, और क्या बनना है आगे? साइंस लेनी है, मैं वो पिताजी माताजी का तो चालू हो जाता है ना, क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बेचारे को थोड़ी देर पकाया, खैर हमने खाना वाना खाया, उसको गिफ्ट दी फिर से, और हम घर आ गए। कैसा मिला हमें कुशाग्र? दुबला पतला लंबा, दुबला पतला लंबा, दुबला पतला लंबा। करीब 7-8 साल बाद अंकल का फिर से फोन आया, 8-9 साल के बाद में। बोला अग्रवाल साहब, अपने कुशाग्र की शादी है, आपको शादी में आना है। हम बड़े खुश हुए यार। वो 2 साल का छोटू सा गोलू मोलू क्यूट सा कैप पहना हुआ बच्चा, फिर उसको 10th में टॉप करा, तब हम गए थे, तब दुबला पतला लंबा सा लड़का। तो हम बड़े खुश हुए यार, अब इसकी शादी में जाएंगे। तो हम उसकी शादी में गए। हम शादी में गए तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टेज पे दुबला पतला सा लड़का होगा, पर एकदम हट्टा कट्टा मूंछों वाला लड़का खड़ा था। तो कुशाग्र ने मूंछें भी रख ली थी। बड़े बड़े खुश हुए उसको देखकर। गए स्टेज पर, गए उसको जो है उसके गिफ्ट विफ्ट दिया, उसको आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस दी, और हम घर आ गए। बस ये कहानी भी खत्म हो गई, और ये रीजन्स ऑफ रूट भी खत्म हो गया। आ जाओ, अब आपको इसको फिट करके दिखाती हूं मैं इस स्टोरी के अंदर। ये कुशाग्र है, बच्चों वाला कैप पहना हुआ, ये दुबला पतला लंबा, और ये लड़का जिसने मूछे रखी हुई हैं, नत्थू लाल की मूछे, ये रही इसकी मूछे। ये मैच्योर हो गया है, ये लंबा है, ये उछलता कूदता है। आ जाओ, इसको फिट कर देती हूं मैं रीजन्स ऑफ रूट में। रीजन्स ऑफ रूट में बनाइए मेरे साथ। चलो आ जाओ, बनाओ डायग्राम। डायग्राम में ही सब लिख लेंगे। नया पेज ले लेना, नया पेज ले लेना। चलिए, नीचे से ऊपर जाएगा डायग्राम, ठीक है? नीचे से ऊपर ऐसे लेके जाऊंगी मैं। सबसे पहले ये है रूट कैप, सबसे नीचे। उसके बाद जो एरिया है इसे बोलते हैं उछलता कूदता, यानी डिवाइडिंग सेल्स हैं, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। ये इसे कहते हैं जोन ऑफ मेरिस्टेम। क्या कहते हैं? जोन ऑफ मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन। अगर कोई पूछे ये कहां है, तो आप क्या कहोगे कि रूट कैप के थोड़ा सा ऊपर है, फ्यू मिलीमीटर अबव रूट कैप। क्या कहोगे? क्या कहोगे? इट इज फ्यू मिलीमीटर अबव रूट कैप, अबव रूट कैप, फ्यू मिलीमीटर अबव रूट कैप। अब इसके सेल्स कैसे होंगे? बहुत इजी है। देखो, इसके लगातार डिवाइडिंग सेल्स हैं, लगातार डिवाइडिंग सेल्स हैं। तो सेल्स डिवाइड रिपीटेडली, रिपीटेडली। यही सेल्स डिवाइड कर करके रूट कैप के सेल्स भी बनाते हैं, और ऊपर भी यही सेल्स बनाते हैं। तो सेल्स कैसे होने चाहिए? कुशाग्र कैसा था? छोटा था। जी हाँ, बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, क्योंकि वैक्यूल बना ही नहीं है। वैक्यूल बनने से सेल लंबा होता है। तो सेल्स कैसे होते हैं? वेरी स्मॉल, बहुत छोटे सेल्स हैं, वेरी स्मॉल। कुशाग्र भी तो छोटा सा था, तभी तो मैंने कहा था बहुत छोटा सा। पतले से कपड़े पहनाए थे, यानी इसमें थिन वॉल मिलेगी इन सेल्स में। और इसको रटना नहीं है, इसको समझो थिन वॉल का क्या मतलब है। भाई सेल ने ग्रो किया, डिवाइड किया, ग्रो किया, डिवाइड किया, ग्रो किया, डिवाइड किया। अगर इसमें थिक वॉल हो जाएगी तो फिर डिवाइड कैसे करेंगे इजीली? अगर बड़े बड़े होने की तो जरूरत ही नहीं है। ग्रो डिवाइड, ग्रो डिवाइड, ग्रो डिवाइड, ग्रो डिवाइड। ज्यादा बड़ा होके डिवाइड करेगा तो समय ज्यादा लगेगा। बस ग्रो किया, डिवाइड किया। वैक्यूल नहीं है। क्यों नहीं है वैक्यूल? बड़ी आसान सी बात है। वैक्यूल का फंक्शन होता है चीजों को स्टोर करना। स्टोर करना ही नहीं है हमें, तो डिवाइड करके 2 सेल बनाने, ज्यादा इकट्ठा करके क्या करेंगे? इनमें वैक्यूल एब्सेंट है, या होता भी है तो बहुत छोटा सा होता है। हाँ, प्रोटोप्लाज्म इनका घना मिलेगा, घना। क्यों?
क्योंकि ये लगातार डिवाइड कर रहे हैं, सेल साइकिल में है, G1S G2M G1S G2M। तो G1S G2 में सब चीजें डबल हो रही है, यानी इनमें खूब प्रोटीन, आरएनए, डीएनए मिलेगा, यानी डेंस घना प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। आ रहा है एक एक शब्द समझ में? कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है मेरे नादान परिंदों, कुछ भी नहीं रटना। घना प्रोटोप्लाज्म है, पतली पतली वॉल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं, लगातार डिवाइड कर रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐसे ही होते हैं। क्या मैं ये बोल सकती हूं कि ये रूट कैप के पास है, यानी प्रॉक्सिमल टू रूट कैप, प्रॉक्सिमल टू रूट कैप, रूट कैप के पास में है। प्रॉक्सिमल का मतलब समझो स्टूडेंट्स, जैसे जब मैं इस हाथ की बात करती हूं, ये कंधा प्रॉक्सिमल है मेरी बॉडी के, और ये पाम मेरी बॉडी के डिस्टल है। डिस्टल मतलब दूर, प्रॉक्सिमल मतलब पास। मैं सिर्फ इस हाथ की बात करूं, इतने हिस्से की, सिर्फ इतने हिस्से की, तो ये हिस्सा प्रॉक्सिमल है, ये हिस्सा डिस्टल है। डिस्टल मतलब दूर, प्रॉक्सिमल मतलब पास। तो ये है पहला जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन। बट ये क्या है? ये है रूट कैप, क्योंकि इस छोटे से कुशाग्र ने कैप लगाई थी, टोपी लगाई थी। क्या है रूट कैप? यही मेरिस्टेमेटिक सेल से ही ये रूट कैप का एरिया बना है। ये छोटा सा है, थिम्बल जैसा, थंब जैसा। सो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करता है? ये रूट की अपेक्स को, टिप को कवर कर रहा है। कवर्स रूट एट अपेक्स। एक बात समझो, सुनो, बनाना मत। जैसे ये स्टेम है, ये रूट है, स्टेम की ये बेस होती है, ये अपेक्स टिप होती है। रूट की ये बेस होती है और ये टिप होती है। तो रूट कैप यहां मिलेगा। रूट की टिप को प्रोटेक्ट करने का काम है इसका। थिम्बल जैसा स्ट्रक्चर है, रूट को टिप पे कवर करता है। ये क्या करता है? सुनो, जब ये जड़ नीचे मिट्टी में जा रही है, मिट्टी में कंकड़ पत्थर हैं, तो ये टिप डैमेज होती रहती है। उसे डैमेज होने से बचाएगा, क्योंकि इस एरिया में तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये डैमेज नहीं होने चाहिए, वरना कौन डिवाइड कर करके पेड़ की जड़ को लंबा करेगा। तो ये उसे प्रोटेक्ट करते हैं। ये सेल्स डैमेज होते रहते हैं और मेरिस्टेमेटिक सेल नए नए सेल्स बनाते रहते हैं रूट कैप के लिए। तो इनका काम होता है, दे प्रोटेक्ट टेंडर, यानी जो सॉफ्ट, टेंडर अपेक्स ऑफ रूट। जड़ का जो सॉफ्ट अपेक्स है उसे प्रोटेक्ट करते हैं एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। जैसे जैसे जड़ मिट्टी में जाती है नीचे, ये उसके सॉफ्ट टिप को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसे बोलते हैं रूट कैप, रूट कैप। अब सुनो क्या होता है, ध्यान से समझो। जैसे मान लो ये छोटा सा मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है, यहां पर ऐसे, अभी बनाना मत। ये डिवाइड कर करके जो रूट कैप के सेल्स डैमेज हो रहे हैं उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं। अब क्या होता है, जैसे ये ऐसा सेल है छोटा सा, इसके अंदर मान लो वैक्यूल है ही नहीं है, छोटा सा वैक्यूल है। अब अचानक से ये पानी इकट्ठा करता है और वैक्यूल लंबा होगा तो सेल भी लंबा हो जाएगा। तो अब जो जोन बनेगा, इसके पास जो एरिया होगा, ये सपोज ये एरिया है, इसमें ऐसे लंबे लंबे सेल्स मिलेंगे। ये लंबे लंबे क्यों हो गए हैं? क्योंकि इनमें वैक्यूल डेवलप हो गया है। वैक्यूल 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, सैप वैक्यूल, वो डेवलप हो गया। उसके कारण से ये ऐसे लंबे लंबे हो गए हैं, लंबे लंबे। अब ये डिवाइड भी नहीं करते, अब ये डिवाइड भी नहीं कर रहे हैं, बस लंबे लंबे हो गए हैं ऐसे। इसे बोलते हैं इलोंगेशन जोन। दिस इज इलोंगेशन जोन। तो मेरिस्टेमेटिक जोन के पास में कौन सा जोन है? इलोंगेशन जोन। मैं क्या कह सकती हूं? इट इज प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन। तो रूट कैप के पास है मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन के पास है इलोंगेशन जोन। प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन, बिल्कुल आसान है। यहां क्या हुआ है? यहां पे सेल्स ने वैक्यूल बना लिया है,
सेल्स डेवलप वैक्यूल और उसके कारण से सेल्स एकदम से लंबे और बड़े हो गए हैं। सो मैं क्या बोल सकती हूं, सेल्स ने वैक्यूल डेवलप कर लिया है, इसीलिए सेल्स जो हैं, जल्दी से लिखो, अंडरगो रैपिड इलोंगेशन। एकदम से सेल्स लंबे और बड़े हो गए हैं, इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट, बड़े और लंबे हो गए हैं क्योंकि इनमें वैक्यूल डेवलप हो गया है। जल्दी से स्लो बोल देंगे तो भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड केवल मेरिस्टेमेटिक जोन के सेल्स कर सकते हैं। सो लॉस्ट पावर ऑफ डिवीजन, मतलब ये G0 में चले गए हैं, G0 फेज में चले गए हैं। आ रहा है समझ सबको अच्छे से? जल्दी से लिख लो। इनके कारण रूट की एकदम से लंबाई बढ़ी है, एकदम से लंबाई बढ़ी है, यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। लंबाई बढ़ी है, एकदम से लंबाई बढ़ती है रूट की लंबाई बढ़ी है इसी के कारण से। ठीक है, अब क्या होता है, तो मान लो इतना मेरिस्टेमेटिक जोन है सपोज, और इतना इलोंगेशन जोन है सपोज। अब यही सेल्स जो लंबे हो गए हैं, अब ये स्पेशलाइज होते हैं, मैच्योर होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। जाइलम बनना है तो ट्रैकीड वेसल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्लोएम बनना है तो सीव ट्यूब वगैरह में कन्वर्ट होंगे। तो अब ये स्पेशलाइज होंगे। पावर ऑफ डिवीजन तो यहां भी नहीं है, डिवाइड यहां भी नहीं कर रहा है, यहां भी नहीं करेंगे, पर यहां प्रॉपर अपना काम करने लग जाते हैं। मेन बल्क यही बनाता है, सबसे ज्यादा रूट में यही हिस्सा होगा जो अब हम बनाएंगे। ये रहा, ये पूरा एरिया, ये रूट है, मान लो ये बेस है, ये टिप है। इसे बोलते हैं मैच्योरेशन जोन। मैच्योर हो गए हैं सेल्स, स्पेशलाइज हो गए हैं, अपना काम करने लग गए हैं। ध्यान रखो, डिवाइड इलोंगेशन वाले भी नहीं कर रहे, डिवाइड मैच्योरेशन वाले भी नहीं कर रहे। डिवाइड केवल मेरिस्टेमेटिक जोन के सेल्स करते हैं, इसीलिए छोटे छोटे डेंस प्रोटोप्लाज्म, थिन वॉल्ड, वैसे होंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ना इलोंगेशन के डिवाइड कर रहे हैं, ना मैच्योरेशन के डिवाइड कर रहे हैं, पर इलोंगेशन में केवल लंबे हुए हैं, मैच्योरेशन में प्रॉपर डिफरेंशिएट हो गए हैं। सो यहां पे हम लिखेंगे सेल्स धीरे धीरे, ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। मैं फिर कहती हूं, डिवाइड ये भी नहीं कर रहे हैं, डिवाइड वो भी नहीं कर रहे हैं। लंबे एकदम से होते हैं, रैपिड, और मैच्योर धीरे धीरे होते हैं। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं ये किस जोन के पास है तो आप क्या कहोगे? प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन जोन। तो देखो कितना इजी है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ये छोटा वाला कुशाग्र है जिसकी टोपी है, छोटू सा है, छुटका सा है, पतले से कपड़े पहने, उछल कूद कर रहा है, यानी रैपिडली डिवाइडिंग है। ये 10th क्लास वाला कुशाग्र है जो लंबा और दुबला पतला है, तो सेल्स लंबे हो गए हैं, वैक्यूल डेवलप हो गया है, वो उछल कूद नहीं कर रहा था, यानी पावर ऑफ डिवीजन नहीं है, डिवाइड नहीं कर रहे। और ये शादीशुदा वाला, शादी हो रही है, इसकी मैच्योर कुशाग्र है, यानी मैच्योरेशन जोन है। तो मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन एंड मैच्योरेशन जोन। नाउ जल्दी से लिख लो। अब आपको याद है जब हम शादी में गए थे उसकी, तो उसकी मूछें आ गई थी, नत्थूलाल की मूछें। ये मूछें क्या है? यही जो इसके सेल्स हैं, एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं, उन्हीं में से कुछ सेल्स ऐसे हो जाते हैं। कुछ सेल्स, एक एक सेल से एक एक रूट हेयर बन जाता है, एक एक सेल से। तो बहुत आसान है याद रखना, रूट हेयर कहां मिलेंगे? रूट हेयर कहां मिलेंगे? जहां
कुशाग्र की शादी हो रही है, शादी के दिन मूछें दिखी थी, शादी मतलब मैच्योर, तो रूट हेयर कहां मिलते हैं? मैच्योरेशन जोन में। ये सारी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। पोजेस रूट हेयर, रूट हेयर, रूट हेयर कहां प्रेजेंट है? इसी मैच्योरेशन जोन में, क्योंकि कुशाग्र मैच्योर हुआ तो मूछें आई। क्या होते हैं रूट हेयर? फाइन, एकदम पतले, डेलिकेट, फाइन डेलिकेट धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, फाइन डेलिकेट रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये क्या है स्टूडेंट्स? ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, सुनो। मान लो ये एक सेल है, ये इतना है, ये एक सेल है, ये इतना है, लेकिन इसकी जगह अगर ये सेल ऐसा हो गया, मान लो ऐसा हो गया, ये सेल ऐसा हो गया, तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना। पहले इतना सा सरफेस एरिया था, अब इतना सरफेस एरिया हो गया, तो जो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या है? ये एक एक रूट हेयर एक एक सेल है, एपिडर्मिस का ही सेल है, जो ऐसे बाहर निकल गया तो धागे जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, बाल जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। अराइज फ्रॉम सम, सारे नहीं, सम एपिडर्मल सेल्स। यही जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं, एपिडर्मिस के, उसके कुछ सेल्स से पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर्स निकल गए हैं। मिलियंस में होते हैं, मिलियंस इन नंबर, लाखों, मिलियंस इन नंबर। ये क्या कर रहे हैं? ये सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया। काय के लिए? वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल, फॉर वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल। मिट्टी से जो पानी और मिनरल्स लेने हैं वो ज्यादा लिए जा सके, उसके लिए सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये बाल हैं। बाल क्या हैं? कुछ नहीं, एपिडर्मिस का ही सेल है जो ऐसे ना होकर ऐसा हो गया है। आया? अच्छे से समझ में आ गया? जल्दी से यस या थम्स अप दो। एक रूट हेयर कितने सेल से मिलकर बना है? एक रूट हेयर एक सेल का बना है। यानी रूट हेयर कैसे होते हैं? रूट हेयर कैसे होते हैं? रूट हेयर यूनिसेल्यूलर होते हैं, यूनिसेल्यूलर। एक एक सेल का एक एक रूट हेयर बना है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक शब्द पे क्वेश्चन आता है माय डियर स्टूडेंट्स, एक एक शब्द पे। आजो एक बार रिवाइज करा देती हूं। सबसे पहले रूट की टिप पे रूट कैप मिलेगी। रूट कैप थिम्बल जैसा स्ट्रक्चर है, थिम्बल जैसा। ये रूट की टिप पे अपेक्स पे मिलेगा, और ये रूट की अपेक्स को प्रोटेक्ट करता है जब वो मिट्टी और कंकड़ से होती हुई जाती है। एक्चुअली यहां से एक चिपचिपा मटेरियल भी निकलता है, बट हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद आता है मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन रूट कैप के प्रॉक्सिमल है, रूट कैप के पास है, फ्यू मिलीमीटर्स होता है। इसके सेल्स बहुत एक्टिव है, छोटू कुशाग्र की तरह रिपीटेडली डिवाइड कर रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स बना रहे हैं। छोटे छोटे सेल्स है, वैक्यूल डेवलप ही नहीं हुआ है या बहुत छोटा है, और डेंस प्रोटोप्लाज्म है, थिन वॉल्ड है। इसे थिक कर देंगे गलत हो जाएगा, लार्ज कर देंगे साइज गलत हो जाएगा। हमें सब याद हो गया उस छोटू कुशाग्र से। उसके बाद ये सेल्स वैक्यूल डेवलप करेंगे, रैपिडली लंबे हो जाएंगे, लंबा दुबला पतला कुशाग्र, इलोंगेशन जोन। ये जिम्मेदार है रूट की एकदम से जो लंबाई बढ़ती है। और फिर मेन बल्क जो बनता है, मेन जो रूट हमें दिखती है सारी की सारी, वो मैच्योर रूट है, मैच्योरेशन जोन। यहां पे सेल्स ने ग्रेजुअली डिफरेंशिएट कर लिया है। मेरिस्टेमेटिक जोन के प्रॉक्सिमल इलोंगेशन है, और इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल मैच्योरेशन जोन है। जब मैच्योर होता है इंसान तब उसकी मूछें आती हैं, तो यहां मूछें यानी रूट हेयर है। रूट हेयर पतले पतले डेलिकेट धागे हैं। क्या है ये? एपिडर्मिस के ही सेल्स हैं। सरफेस एरिया बढ़ गया ताकि ज्यादा वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो सके। एक एक रूट हेयर एक एक सेल का बना हुआ है, यूनिसेल्यूलर है। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया? चलो एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा दूं। चलिए, रीजन्स ऑफ रूट, ये देखो, देखिए मेरे साथ, ये है पहला, दिस इज रूट कैप, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ द रूट। ये वाला एरिया देखो, ये छोटा सा एरिया जो बना हुआ है, दिस इज मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन। इसके बाद जब सेल्स लंबे हो जाएंगे
इलोंगेशन जोन। और इसके बाद जहां पे एक एक ये रूट हेयर्स दिख रहे हैं, मिलियंस ऑफ रूट हेयर्स, एपिडर्मिस के ही सेल्स हैं, दिस इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से सेल्स होंगे, डेंस प्रोटोप्लाज्म, डिवाइडिंग सेल्स, यहाँ पे ऐसे लंबे लंबे सेल्स होंगे जिनमें वैक्यूल डेवलप हो गया है, और यहाँ प्रॉपर मेच्योर हो गए हैं जहां पे रूट हेयर भी है। ये हो गया एनसीईआरटी का डायग्राम। डन, एकदम समझ में आ गया सबको अच्छे से? क्वेश्चंस कर ले फटाफट से इसके। चलिए आइए क्विकली क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है आज की क्लास में, एक बार मैं फटाफट बता देती हूं आपको। हमने आज की क्लास में नंबर 1 रूट के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े, रूट के मेन फंक्शंस पढ़े, रूट के मॉडिफाइड फंक्शंस पढ़े यानी मॉडिफिकेशंस, रूट सिस्टम के टाइप्स पढ़े और रूट के रीजन्स पढ़े। चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बताइए, बोलो भाई, मैं पोल लगा देती हूं, बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, रेडिकल से डायरेक्ट क्या बनती है, प्राइमरी रूट बनती है। तो इसका आंसर होना चाहिए 2। आ जाओ देखें कितने लोगों ने सही दिया है, 2। देखें एक बार पोल थोड़ा सा और बढ़ जाए। वेरी गुड, 97% ने सही दिया। हर्ष, अंशुमन, धनश्री, सौरीश और गजराज कल वीडियो कॉल भी करेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। प्राइमरी रूट्स और उसकी ब्रांचेस यानी लेटरल रूट्स मिलाकर कौन सा सिस्टम बनाती है, जल्दी से बताओ। प्राइमरी रूट्स और उसकी रूट्स मिलकर बनाती है टैप रूट सिस्टम। रेडिकल के अलावा कहीं से भी निकले तो एडवेंटिशियस रूट, और फाइब्रस रूट मतलब प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है और फिर बेस ऑफ द स्टेम से निकले, यानी इसका आंसर होना चाहिए 1। आ जाओ देखते हैं 1 कितने लोगों ने सही दिया। ये भी होना चाहिए, 100% होना चाहिए। देखें 91.59% ने सही दिया। धनश्री ने सबसे पहले, फिर मानस ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो। फाइब्रस रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, स्टेम। नाउ रूट्स अराइजिंग फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल, अभी अभी बात की एडवेंटिशियस। चलो ये ट्राई करो, करो ट्राई। इसमें आपको सीरियल ऑर्डर में लगाना है, टिप से लेके बेस तक। टिप से बेस, ध्यान रखना रूट में ये टिप होती है और ये बेस होता है, और स्टेम में उल्टा चलता है। स्टेम में ये बेस होता है और टॉप पे टिप होती है, ऐसा रहता है क्योंकि रूट यहां से यहां बनकर आ रही है ऐसे, और स्टेम ऐसे जा रही है। टिप से बेस, टिप से बेस ये तो हो ही नहीं सकते। ये हो सकता है डिवाइडिंग, या ये उल्टा लिखा है, ये आंसर हो जाएगा। आ जाओ देखें, 3 आंसर होना चाहिए इसका, सी। लेट्स सी, बहुत बढ़िया, 55% ने सही दिया। खगेश, राहुल, प्रशांत, जहांजीत, अभिमन्यु। 1 नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स, टिप से बेस पे पूछा है, टिप से बेस यानी नीचे से ऊपर पूछा है। गलती समझ में आई है जिन्होंने 1 दिया है उनको। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट हेयर कहां मिलेंगे? अभी आपको कभी जिंदगी में रटने की जरूरत नहीं है। रूट हेयर मैच्योर होके मूछें आती हैं, मैच्योर होके मूछें आती हैं। चलिए, टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो आर मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ, क्या स्टोर होता है? खाना। नाउ प्रॉप रूट्स आर मॉडिफिकेशन फॉर, करो ट्राई। प्रॉप रूट्स कहां मिलती है? बरगद के पेड़ में, बैनियन ट्री में। किसका मॉडिफिकेशन है प्रॉप रूट्स? सपोर्ट। प्रॉप रूट्स और स्टिल्ट रूट्स, शुगर केन और मेज में स्टिल्ट रूट्स। रेस्पिरेशन में न्यूमैटोफोर्स राइजोफोरा है, और ये तो गाजर, मूली, शलजम, स्वीट पोटैटो, एस्पैरेगस में हमने देख ही लिया है। इसका आंसर 1 होना चाहिए। आ जाओ देखें कितनों ने सही दिया है, लेट्स सी। 87% ने सही दिया। धनश्री, खागेश, मानस, गौरव, पौशाली। आइए नेक्स्ट, न्यूमैटोफोर्स किसके लिए है? न्यूमैटोफोर्स रेस्पिरेशन। चलो आ जाओ ये ट्राई करो, करो ट्राई असर्शन रीजन, सॉरी स्टेटमेंट वाइज। अब अपन ना किसी एक दिन असर्शन रीजन के ढेर सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। मैं आपको चैप्टर रिवाइज करने को दूंगी, आप वो पार्ट रिवाइज करके आना और उससे रिलेटेड अपन एआर कर लेंगे ढेर सारे, ठीक है? रूट कैप प्रोटेक्ट्स द टिप या अपेक्स ऑफ द रूट, ट्रू। फर्स्ट ट्रू है, फर्स्ट ट्रू है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। मेरिस्टेमेटिक जोन्स आर थिन वॉल्ड नॉट थिक वॉल्ड,
ये आंसर होगा, दिस शुड बी द आंसर। आ जाओ देखें, 2, लेट्स सी। 57% ने सही आंसर दिया है। सबसे पहले धनश्री, राशिका, ताहिर, कृष, खागेश, वेरी गुड। ऑल राइट, 1 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, डन। आपके डाउट्स भी मैं एक बार देख लेती हूं फटाफट से। प्लीज हेल्प टू लर्न जूलॉजी। जूलॉजी लेट्स सी, अगर पॉसिबल होगा कहीं पर तो शायद मेरे 1 शॉट वीडियोस आएंगे स्टूडेंट्स। बाकी मैंने कुछ जूलॉजी के लेक्चर्स कंपटीशन वाला पे लिए थे नीट 2023 के पहले, और बाकी आपके टीचर्स जैसे गाइड कर रहे हैं, लर्न करोगे हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, फाइब्रस रूट में फूड स्टोरेज नहीं, एडवेंटिशियस में पढ़ा है हमने स्टूडेंट, नहीं फाइब्रस रूट में नहीं होता है। ऑल राइट, रूट हेयर नहीं, रूट हेयर हाँ एक्सोजीनस, रूट हेयर तो बाहर से निकल रहे हैं, एपिडर्मिस से निकलते हैं। लेटरल रूट्स एंडोजीनस होती है, हालांकि इतना डिटेल पूछेंगे नहीं आपसे। ट्रिक ये आपके नोट्स में पीडीएफ आ जाएगा, वहां से नोट कर लेना। ठीक है, पीडीएफ आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, हाँ मैच्योरेशन जोन में वैक्यूल हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सा सेल बन रहा है। अगर पैरेन्काइमा का सेल बनेगा तो बिल्कुल उसमें वैक्यूल होता है, लिविंग सेल होता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लोअर नोड बिल्कुल, स्टिल्ट रूट लोअर नोड से होगा। ठीक है, हाँ एक चीज और, कई टीचर्स भी बताते हैं, हालांकि अब ये क्वेश्चन नहीं पूछते, पहले आता था ये, कि मेरिस्टेमेटिक जोन जो है वो अपाइकल है या सब अपाइकल, क्या बोलोगे? मेरिस्टेमेटिक जोन अपाइकल या सब अपाइकल? देखो अपेक्स तो इसे बोलते हैं ना, ये टिप है, रूट कैप टिप पर है, इसीलिए मेरिस्टेमेटिक जोन को अगर पूछ लें तो सब अपाइकल कहना, क्योंकि टिप के ऊपर है, टिप के ऊपर, ये टिप है, ये टिप के ऊपर है, सबसे टिप पर तो रूट कैप होगी। राइट, ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो विद दिस होमवर्क तो मैं दे ही दूंगी अभी। आज की क्लास खत्म करते हैं। मॉर्फोलॉजी से डरना नहीं है, मॉर्फोलॉजी से घबराना नहीं है। मैं आपको एक चीज और एडवाइस करूंगी, अपने रजिस्टर के पीछे मॉर्फोलॉजी के केवल एग्जाम्पल्स लिखते चलो। ध्यान से सुनो, जैसे आज टैप रूट सिस्टम मस्टर्ड लिख लेना, ठीक है, फाइब्रस रूट सिस्टम वीट लिख लेना, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में ग्रास, मॉन्स्टेरा और बैनियन लिख लेना, फिर प्रॉप रूट बैनियन लिख लेना, स्टिल्ट रूट, मेज शुगर केन लिख लेना। ऐसे एग्जाम्पल केवल एग्जाम्पल, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। हेडिंग एग्जाम्पल, हेडिंग एग्जाम्पल, हेडिंग एग्जाम्पल बहुत हेल्प करेगा। आज से ही बनाना है, लास्ट के लिए मत छोड़ना कि पूरा चैप्टर खत्म होगा तब ढंग से सुंदर बनाऊंगा, वो नहीं करना, आज से ही बनाना। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। ऑल माई लव एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स। एक बार जोर से नारा लगा दो, बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। मिलते हैं कल, गॉड ब्लेस यू, बाय।